हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ये है मिस्टर रोहित। रोहित जी, आपके साथ पहले एक चाय पे चर्चा हुई थी ना 2022 में। 2022 में रोहित जी आए थे और हमने यहाँ बैठ करके चाय पे चर्चा हुँ, करी थी, है ना। अंदर चाय यहाँ बैठे थे। बालकनी में। और एक बार दोपहर को हमने कुछ लंच किया था, हाँ, तो अब हम यहाँ बैठे थे इसी तब जगह यहाँ पर। बैठे थे। और अभी भी आपको 2 महीने हो गए यार? नहीं, जुलाई में आया था मैं। अगस्त सितंबर 2 महीने से ज़्यादा हो गए। हाँ, तो 2 ढाई महीने से ज़्यादा हो गए हैं इन्हें। यहाँ पर पास में ये कमरा लेके रह रहे हैं और फैमिली आ गई है। अब फैमिली के साथ दिवाली के बाद जाओगे? दिवाली के बाद अभी जाने का प्लान नहीं किया अच्छा। बट नवंबर में सोच रहा हूँ घर जाने का, वापस जाने का। वैसे सोच पहले प्लानिंग ये थी कि मतलब कुछ टाइम यहाँ नॉर्थ में और कुछ टाइम साउथ में बिताने का सोचा था, लेकिन जब से यहाँ आया हूँ तब से शिफ्ट कर नहीं पाया मैं, क्योंकि हाँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पहले पे। आपने बोला था 2 महीने यहाँ रहूंगा, 2 महीने गोवा, साउथ गोवा में हाँ, रहूंगा। तो ऐसे ही आज ना हमारी फोन पर बात हो रही थी, तो आपको अपने 4 साल हो गए होंगे मेरे वीडियो देखते हुए। हाँ नहीं, मैंने फर्स्ट लॉकडाउन से देखना स्टार्ट किया था तो 20 से 2020 से। 2020 से इन्होंने मेरे वीडियो देखना शुरू किया था, जब मैं गोवा शिफ्ट हो गया था। हाँ, तभी 20 में ही हुआ था। तो तब से मेरे वीडियो देख रहे हैं। शुरुआत में जब मैं वो अलमारी के ऊपर होम स्कूलिंग, हाँ, फिर वो कागज पेपर के पे, ऊपर, स्लेट पर। फिर व्हाइट बोर्ड किसी ने भेजा था, हाँ, और फिर आपने व्हाइट बोर्ड का स्टैंड भेजा था। स्टैंड और भेजा एक था। चीज और भेजी थी आपने। एक तो स्टैंड भेजा था, हाँ, एक और चीज भेजी थी कि आपने कहा था ट्राइपॉड। ले ले। हाँ, ट्राईपोड। ट्राइपॉड ट्राईपोड। भेजा था। तो ये उन दिनों से जुड़े हुए हैं। तो अभी ऐसे ही आज दोपहर को हमारी बात हो रही थी, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि भी चलो एक ऐसी बैठ के बात करते हैं। बहुत सारे सवाल होंगे इनके मन में कि भी शुरू तो कहाँ से हुए थे, या मैंने कई सारी चीजें बोली होंगी जिसके मैं आज बदल गया हूँ। तो चलो, इनसे तो मेरी पर्सनल बात है, डायरेक्ट बात है, तो कई चीजें क्लियर हो गई होंगी, पर लोगों को नहीं हुई होंगी। तो वैसे भी मेरे वीडियो कोई ज्यादा लोग देखते नहीं, तो मैंने कहा चलो आज ना एक ऐसी बैठ के बात करते हैं। और इनसे मैं बोलूंगा कि जो भी सवाल आपको लगता हो, चाहे जवाब मिल भी गए हो, पूछना। हम ऐसी बात करेंगे। वीडियो जितना मर्जी लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम पार्ट में डाल देंगे। ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, पॉडकास्ट बोलते हैं ना, पर मेरे को पॉडकास्ट तो समझ में नहीं आता। पॉडकास्ट अलग चीज हो बोलते गई हैं ना। बट हम पॉडकास्ट करने नहीं बैठे, हम जनरली बातें पॉडकास्ट में करने तो मेरे ख्याल बैठे से हैं। सवाल लिखे हुए होते हैं कि भी ये हाँ, पूछना है, ये जवाब आएंगे। और ये तो चाय पे चर्चा थी, कॉफी पे चर्चा, कॉफी हमने खत्म कर ली बातों बातों में। तो मैं एक्चुअली ऐसा कोई क्वेश्चन पिक करके नहीं आया हूँ, या फिर जो राकेश जी लाइव करते हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैंने नहीं मतलब सोचे कि पूछो। मैं वो जनरली इनसे वो पूछूंगा जो क्वेश्चन मेरे माइंड में रहते हैं, कि जब मैंने इनके वीडियो देखना स्टार्ट किए थे तब उनके कुछ बातों पे जो सुझाव या ख्याल थे वो उस समय डिफरेंट थे, बट आज वो उसके अपोजिट कुछ कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो क्लियरिटी उस चीज़ पे चाहूँगा कि राकेश जी आप कहते कुछ थे, आप कुछ कर रहे हो। हाँ, ये मुझे कई लोगों ने बोला। तो मैंने कहा यार, अब ये पॉसिबल नहीं है ना कि किसी को पूरी कहानी मैं कमेंट के माध्यम से समझाऊं। हाँ, फिर वो, अच्छा, जिसने एक कहानी, क्या है इसमें कि अगर एक ह्यूमन बिहेवियर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपके बारे में एक राय बना ली, मैंने पहले राय बना ली, और फिर मैंने आपसे सवाल किया, सवाल खड़ा किया, और हुँ, मुझे मालूम है कि आपका जवाब यही आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो आप ढोंगी हो, झूठे हो, दोगले हो, मक्कार हो, ये हो, वो हो। क्योंकि राय पहले बना ली। एक हुँ, आदमी होता है कि मैं सवाल पूछूंगा, उसका जवाब सुनूंगा, फिर इसके पहले के जवाब से कंपेयर करूंगा, फिर और एक सवाल पूछूंगा, फिर जाकर के राय बनाऊंगा। तो बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द केस में सोशल मीडिया के ऊपर तो वैसे भी ना लोग राय पहले बना लेते हैं। हाँ, और वो मेरे वाले सारे केस में हुआ ही यही कि जब मैं गोवा आया, तो मेरे बारे में एक राय बना ली। जिन दिनों आपने मेरे को देखना शुरू किया, हुँ, लोगों ने एक राय बना ली कि बेचारा हिम्मत वाला है, हुँ, फैमिली को लेके दिल्ली से गोवा आ गया, एक बीवी, दो बच्चे, दो कुत्ते लेकर के आ गया, पैसे नहीं है, छत पे बैठ के वीडियो बनाता है, किराए के मकान पे रहता है। तो ये एक इमेज थी कि हिम्मत वाला है, देखो बहुत बढ़िया, दिल्ली छोड़ दी इसने, काम धंधा छोड़ दिया, हिम्मत वाला है। उस समय बहुत लोग चाहते थे कि मैं कुछ करूं लाइफ में, हुँ, सपोर्ट करते थे। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने सपोर्ट भी किया। वो क्या बोलते हैं उसको, सुपर चैट के थ्रू, किसी ने गिफ्ट भेजे, किसी ने को भी फोन खराब हो गया तो फोन के लिए पैसे भेजे, व्हाइट बोर्ड वगैरह ये सब चीजें। पर उसमें से 90% लोग चले गए। अब क्यों चले गए? क्योंकि यार, ये हमसे पीछे था। हुँ, इकोनॉमिकल बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिकल तो कोई आज भी बहुत, कई बहुत बड़े करोड़पति होंगे मेरे मुकाबले, बहुत आगे होंगे।
बात कहानी कहाँ फंस रही है कि यार हम इसको बेचारा के इमेज में लाए थे, समझा था। हम चाहते थे कि इस तरक्की करे, पर यार ये उस लेवल पे कैसे पहुंच गया कि यार जो हमारा ड्रीम है और हम कर भी नहीं सकते इस जीवन में। इस जीवन में हम नौकरी छोड़ के घूम फिर नहीं सकते, इसकी तरह आजादी से रह नहीं सकते। हम अगर ये कर लेंगे तो फैमिली को कैसे समझाएंगे, फैमिली को समझा लेंगे तो नौकरी कैसे छोड़ेंगे, इकोनॉमिकल कैसे मैनेज करेंगे। इसने तो सारे क्राइटेरिया तोड़ दिए और सारे क्राइटेरिया नए सेट कर दिए। तो अब वो 90% लोग उसमें से चले गए, केवल 10% लोग जुड़े हुए हैं उस टाइम से। आप या और कुछ लोग हैं जो मतलब आज भी कि हाँ हमें तो मालूम था या हम चाहते थे कि भी जो तुम्हारी सोच है तुम्हें ग्रोथ करनी चाहिए। तो आप पूछो, जो भी पूछना है बिंदास पूछो, कुछ भी सवाल जो भी दिमाग में आए, पर्सनल, इकोनॉमिकल, यूट्यूब पे। और मैंने बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं उस समय जिसके मैं आज अपोजिट काम कर रहा हूँ। अभी जैसा आपने कहा कि 90% लोग अब जो पुराने सब्सक्राइबर थे वो अब नहीं है, है ना, वो झिटक गए क्योंकि अब उनको आपका जो तरक्की है शायद वो पच नहीं पा रही है या वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये है कि इसको बोले राकेश जी को हम किसी और रूप में देखना चाहते हैं, तो अब इन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया। तो ऐसे ही मैं इस बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा वीडियो में कहते थे, एक लाइफ में भी आपने कई बार कहा कि अब मैं कभी एक्टिव बिजनेस नहीं करूँगा, मैं अब एक्टिव बिजनेस शायद कभी ना करूँ लाइफ में, आपने ये आपके एक हाँ, कमेंट था। फिर आप अभी लास्ट 2 महीने शायद कुछ प्लान भी कर रहे थे, अब इन्होंने उसकी शुरुआत भी कर दी है। जैसा आप लोगों को पता है कि इन्होंने थाईलैंड में एक कैफ़े बार ओपन कर लिया है ना? बहुत जल्दी शायद ऑपरेशनल है वो हाँ, अभी, वो तो चल रहा है, वो तो चल चल रहा रहा है। है ना? तो अब आपके मन में एक्टिव बिज़नेस का ख़्याल कैसे आया और थाईलैंड को ही क्यों चुना? एक्टिव बिजनेस, जब मैंने बोला कि मैं एक्टिव बिजनेस नहीं करूंगा, और अब ये बिल्कुल लग रहा है अरे यार ये तो ये बोलता था कि एक्टिव बिजनेस नहीं करूंगा और अब तो ये कैफे खोल के बैठ गया एक्टिव बिजनेस कर रहा है। अब आप मुझे बताओ कि मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा कैफे चल रहा है, इस समय भी वहां बैठ के कोई कॉफी पी रहा होगा, स्नैक्स खा रहा होगा, और हम यहाँ 1 घंटे से बात कर रहे हैं, आपको कहीं से भी लगा कि मेरा कोई फोन बजा या मेरा ध्यान है मेरे कैफे की तरफ, नहीं। तो अब ये किस तरीके से एक्टिव हुआ। तो मैंने एक बात बोली थी कि मैं एक्टिव बिजनेस को भी पैसिव तरीके से करूंगा, पर फिर भी ये सही आंसर नहीं है। आपने बोला कि एक्टिव बिजनेस कहा था कि नहीं करना है, तो ये आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो, पर एक्टिव है तो एक्टिव ही बिजनेस क्यों किया? क्योंकि लाइफ जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है। जिस राकेश ने ये शुरू किया वीडियो, वो कोई और था और अभी मैं कोई और हूँ। हम अपनी जिंदगी में परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेते हैं, ये एक फैक्ट है। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैंने 10 साल पहले जो फैसला लिया था और मैं आज तक उस पर कायम हूँ, तो ये एक मायने में तो देखने के लिए में एथिकल तरीके से बड़ी अच्छी बात लगती है कि क्या एथिकल बात है यार, बंदा 10 साल पहले जो बात करी आज भी उस पर कायम है। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखता हूँ कि 10 साल में इसके पास कितना कंटेंट आया होगा, कितनी घटनाएं घटी होंगी, कितने लोगों से मिला होगा, हर आदमी चलती फिरती एक जिंदा किताब है, तो कितना कुछ सीखा होगा, तो कितना करेक्शंस आया होगा कि जो फैसला किया था वो और बेहतर किया जा सकता था, या वो फैसला टोटली गलत था उसको टोटल रिमूव कर देना चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतना कंटेंट इतना वक्त गुजरने के बाद में आप सेम फैसले पर टिके हो। अगर ऐसा है तो मैं इसको बड़ा नेगेटिव मानता हूँ कि इसका मतलब ये कि फिर उस आदमी की कोई ऑब्जर्वेशन पावर नहीं है, उसने फिर कुछ भी नहीं सीखा है। तो जो समाज सोसाइटी ने सिखा दिया कि मैंने 10 साल पहले फैसला लिया था और मैं आज भी इस पे कायम हूँ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रॉप बैक है, माइनस पॉइंट है। मैं इसको, अगर मैंने कोई बात बोली 2 साल पहले कि मैं एक्टिव बिजनेस नहीं करूंगा, इसको आप इस नजर से भी देख सकते हो कि यार उस समय ये बात इसने बोली क्योंकि ये एक्टिव बिजनेस की दुनिया छोड़ करके आया था, मेटलिस्टिक वर्ल्ड छोड़ के आया, जहां पर रोज सुबह अपने ऑफिस खोलना है, 10 लड़के काम कर रहे हैं, मतलब जो भी जैसे होता है। इसने बोला मैं वो काम नहीं करूंगा। उसके बाद इसने बोला कि भी मैं अब एक्टिव बिजनेस को भी पैसिव तरीके से करूंगा, और वो एक्टिव है। एक्टिव तो कोई भी बिजनेस 100% पैसिव हो ही नहीं सकता ना। अगर आप 100 करोड़ की एफडी भी करोगे तो आप ये तो पता करोगे कि कोई और बैंक उससे आधा % ज्यादा तो नहीं दे रहा ब्याज। फिर आप ये भी पता करोगे यार वो बैंक का ब्याज आया कि नहीं, वो बैंक ने ब्याज दिया है कि नहीं दिया। तो एक्टिव तो रहोगे ही रहोगे, बात है परसेंटेज की कि कितना। तो फिर
इसके तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि थाईलैंड को क्यों चुना, फिर इंडिया को क्यों नहीं चुना। बहुत मैंने उस फैसले में और फैसले में बहुत फिनिशिंग टच किया। जब मैंने वो फैसला लिया था, ये जिस जगह हम बैठे हैं, ये जगह मैं थोड़े दिन में छोड़ने वाला हूँ, मैं यहाँ से चले जाऊंगा, मतलब गोवा में ही रहते हुए ये जगह छोड़ने वाला हूँ। जब मैं यहाँ आया था, ये जगह मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह लगती थी। ये गेट मैंने गड्ढा खोद करके खुद गाड़ा था। यहाँ गार्डन पर हम काम करते थे, प्लानिंग होती थी यहाँ पे गार्डन पे, हमने मिट्टी डलवाएंगे, घास उगाई, पौधे लेके आए। आज कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर सोचो कि सारी जिंदगी इसी में दिलचस्पी रहे, तो वो जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो में बोला था, वन से प्रोस्टिट्यूट ऑलवेज से प्रोस्टिट्यूट, उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा कि मुझे कल भी ये बगीचा पसंद था, आज भी मुझे बगीचा पसंद है। मैं कल भी डॉक्टर था, मैं अब मरूंगा भी डॉक्टर ही। मैं एक बार वकील बन गया, मरूंगा भी वकील ही। मैं एक जिंदगी में कई जिंदगी जीना चाहता हूँ। रह गई बात कहा था और अब नहीं, अब क्यों करो। ईमानदारी से जो सोच थी वो रखी थी, आज ईमानदारी से जो सोच है वो रखी है। पाखंडगिरी नहीं करी ना कि नहीं बताया लोगों को या कुछ और कहानियां गढ़ दी झूठी, नहीं भाई। तब ये सोचती, ये फैसला किया था। आज मेरी नजर में ये आज भी उस तरह का एक्टिव बिजनेस नहीं है। मैंने इसको अपना फिनिशिंग टच दिया। दूसरा आपने पूछा थाईलैंड को क्यों चुना, तो जब मैंने ट्रैवलिंग शुरू करी, सबसे पहले तो मैं 2018 में गया था श्रीलंका और नेपाल गया था, पर जो एक्चुअल मैंने ट्रैवलिंग शुरू करी वो 2023 से करी, फरवरी से। 2023 में फरवरी में मैं सबसे पहले यहाँ से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से बैंकॉक गया और बैंकॉक से फिर मैं पटाया गया। तो उसी समय मैंने अपने दोस्त को, अमजद को बुलाया और मुझे वहाँ पर थाईलैंड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखी, बिजनेस की भी, पर वहाँ पर वक्त गुजारने की। वहाँ का खाना, वहाँ का वेदर गोवा जैसा मिलता जुलता था, बल्कि यहाँ से बेहतर ही था पटाया का। तो मैंने अपने दोस्त को भी बोला था कि यहाँ पर कुछ काम करते हैं, क्योंकि एक बात तो क्लियर है, मैं जितनी मर्जी बात न्यूनतम बात की कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, पैसा जरूरी है। पैसा बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, पर बहुत 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 कितना जरूरी है, जितनी आपकी जरूरत है। अब अगर मुझे थाईलैंड जाना है तो मैं साइकिल से तो नहीं जा सकता, तो मेरी जरूरत बढ़ गई हवाई जहाज की। हो सकता है कल को मुझे मेरे मेरे थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए और मुझे बहुत सुकून और प्राइवेसी चाहिए, और मुझे लगता है कि यार इकोनॉमिक क्लास में शोर मच रहा है, ब्ला 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 ब्ला, अब मैं बिजनेस क्लास में जाऊंगा। तो उस समय की रिक्वायरमेंट है बिजनेस क्लास, क्योंकि थॉट आ रहे हैं करोड़ों रुपए के। बिजनेस क्लास की टिकट है 5 गुना महंगी, है ना। अब देखने वाला कहेगा ये बोल रहा था, तो भाई साइकिल से तो मैं कश्मीर से कन्याकुमारी चले गया, कुछ सीखने के लिए गया। अब मैं साइकिल से थाईलैंड थोड़ी चले जाऊंगा, क्यों जाऊं मैं, मेरा नहीं है पर्पस। ये रीजन है। इसको आप ये इसी थॉट की वजह से ना लोग बोलते हैं कि अरे ये पहले ये बोलता था, मतलब मेरे लिए नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बारे में भी ऐसा बोलते हैं, पहले ये बोलता था अब बदल गया, देखो पहले बोलता था देशभक्ति की बात करता था, गुटखा बेच रहा है। अरे अगर कोई कोई सेलिब्रिटी गुटखे का प्रमोशन कर रहा है ना, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इससे पहले तो आप वो कर तो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर रहा है ना। गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज कर रही है, गवर्नमेंट ने बोला अच्छा फोटो लगा दो उस कैंसर की उसके ऊपर, पर वो भीड़ है, गवर्नमेंट को तो जाके वोट देती है, जो गवर्नमेंट उससे जीएसटी चार्ज करती है उसको तो जाकर के लाइन में लग करके गधों की तरह वोट देती है, और जो फिल्म स्टार उसका प्रचार करता है उसको क्रिटिसाइज करती है। क्रिटिसाइज नहीं करती, वो स्टार को क्रिटिसाइज नहीं कर रही है, उस गुटके को क्रिटिसाइज नहीं कर रही है, वो ईर्ष्या है, वो जेलसी है कि ये हमसे बेहतर है। क्यों है, तो चलो ढूंढते हैं इसकी खामियां। जैसे शाहरुख खान को शुरू में लोग अरे हकला है, हम तो मूवी नहीं देखते, हकला है हकला है हकला है। अमिताभ बच्चन को लंबू बोला करते थे शुरू में, लंबू, क्योंकि वो ना ये जो भीड़ है ना, जिनकी सोच ये है कि कार वाले की ही गलती होगी, अगर अमीर है तो बिना बेईमानी के अमीर बना ही नहीं होगा, तो वो उन लोगों का वो है, तो वो लग सकता है लोगों को। तो थाईलैंड को चुनने की वजह ये थी कि इंडिया में जो प्रॉब्लम मुझे शुरू में नॉर्थ इंडिया में थी, फिर मैं गोवा शिफ्ट हो गया, गोवा बहुत बेहतर लगा। अब गोवा में भी नॉर्थ इंडियन का बहुत बड़ा इंटरफेरेंस हो गया है, और जो वाइब मुझे बाहर से सीखने को मिल रही है, जो मिल रही है, वो इंडिया में बहुत सारा प्रॉब्लम है। टैक्स इंग्लैंड जैसा, सुविधा सोमालिया जैसी, सिक्योरिटी नहीं है, डर है। आपको क्या लगता है कि भी मैंने थाईलैंड के अंदर एक कंपनी बनाई, वहां पर मैंने एक कैफे खरीदा, वो कैफे चल रहा है, वहां से पैसा कमाऊंगा, वो पैसा मुझे इंडिया में आएगा, यूट्यूब से मुझे पैसा अगर आएगा वो डॉलर में आता है, इंडिया में आएगा, तो मुझे क्या कोई प्रोत्साहन मिलेगा यहाँ पर? नहीं, उल्टा, बल्कि एक लेवल पार करने के बाद तो एजेंसियां मेरे पर नजर रख देंगी, आपको इनकम टैक्स वाले रगड़ देंगे, आपका बैंक आपकी मुखबिरी कर देगा, आपको सरकार बहुत सारी प्रॉब्लम देगी। तो जहां पर बेहतर सुविधाएं हैं वहां पर मुझे एक रिस्पेक्ट मिलती है फॉरेनर होने की,
एक एडवांटेज मिलती है, तो ये एक कारण बट था। एक्टिव बिजनेस को लेके, जैसे आपने पास में काफ़ी एक्टिव बिजनेस किए हैं, जैसे पानी का प्लांट था आपका, बहुत सारे किए। आपने पीजी भी चलाया हुआ है, कॉफ़ी का बिजनेस भी किया, कॉफ़ी का स्टेशनरी सप्लाई बिजनेस, करने का बिजनेस स्टेशनरी। किया, तो इलेक्ट्रिक का बिजनेस किया शुरू में। आपने कहा कि कई बिजनेस को आपने पीक पे छोड़ा, वाटर वाले बिजनेस में आपको लॉस हुआ। सारे बिजनेस मैंने पीक पे छोड़े थे। हम्म, सिर्फ पानी वाले बिजनेस में मैंने सारे बिजनेस बिना पैसों के किए थे। अच्छा। सिर्फ एक ही बिजनेस मैंने पैसा लगा के किया था, पानी वाला। वाटर पैकेजिंग वाटर का जो प्लांट लगाया था, उसमें मैंने कुछ 20 मतलब लगाए तो 15-1 लाख रुपए थे, और उसको चलाने में भी जो लॉस हुआ तो टोटल मेरे को 22-25 लाख का लॉस हुआ था 1.5-2 साल में। 13,66,000 का तो बैंक का लोन था, जो कि लोन था 5 लाख का, मैंने उसको बैंक ट्रांसफर किया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेके किया। तो आपका सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था शायद। नहीं। हाँ। ये मेरी प्रॉब्लम है, वही कहूँ, जवाब तो देने बैठ गया, सवाल तो मालूम ही नहीं कंप्लीट क्या हुआ है। और ये एक्चुअली आपके साथ बात करते हुए हमेशा होता है कि हाँ, जब आप किसी चीज का जवाब देना स्टार्ट करते हो ना, मेरे मन में काफी क्वेश्चन उठते हैं, बट वो क्वेश्चन मैं उठते हैं मौका और नहीं गायब देता, हो जाते मैं हैं। मौका नहीं देता। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे पास में जो एक्सपीरियंस रहा, आपको काफी लॉस हुआ, और आप कहते हो कि आपने कभी डिप्रेशन आपकी लाइफ में आया नहीं, नहीं बट आया। उसकी वजह से थोड़ी सी एंजाइटी तो थी आपकी, हाँ, है ना? थोड़ी आपने नहीं, बहुत। स्मोकिंग काफी हम्म स्टार्ट कर दी थी, आप रात में सो नहीं पाते थे अच्छे हम्म से, है ना? शायद आपने तभी ये डिसीजन भी लिया होगा, मैं एक्टिव बिजनेस नहीं 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 करूंगा। नहीं नहीं। अच्छा, अच्छा, हाँ, मैं कंप्लीट कर हाँ। देता हूँ क्वेश्चन। मैं ये कभी, अभी जब दोबारा आपने एक्टिव बिजनेस का सोचा, आप कर रहे हो अब, तो कभी ख्याल आया कि वापस अगर मेरे साथ ये हुआ, वो सिचुएशन फेस करनी पड़ी, तो आपके पास एक लाइक एक वो तो है कि आपने एक बार आप इस चीज से गुजर चुके हो, है ना? आप दोबारा इस चीज को फेस करने के लिए तैयार हो कि आपको ऐसा लॉस हो जाए? मतलब पे- बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट लॉस होगा, तभी तो बिजनेस है, वो बिजनेस की डेफिनेशन ही प्रॉफिट या बिल्कुल। लॉस है ना? अगर वो लॉस होता है तो वो कितना आप पे इफेक्ट करेगा, और कितना आपको मतलब आपके माइंडसेट को लेकर कितना वो आपके पे असर डालेगा, मैं पहली ये जानना चाह रहा पहली बात ये कि मैंने ना जितने भी बिजनेस किए ना, 15 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ा था, हूँ। और तो बॉम्बे में नौकरी वोकरी करी। उसके बाद जब फादर की डेथ के बाद मैं दिल्ली आया, हम्म, वो मैंने वीडियो में बता के बताया। तो मैंने जब वहाँ पर काम शुरू किया भागीरथ पैलेस में 400 रुपये से, और 96 में, 96-97 में, 96 के एंड में, तो उस 400 से शुरू किया था। उसके बाद मेरी भागीरथ पैलेस, चांदनी चौक भागीरथ पैलेस में 3 दुकानें थी, हालांकि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं थी, वो तो बहुत महंगी होती, पर कोई सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे ऐसे थी, एक दुकान, 2 गोदाम ऐसे थे। उसके बाद मैंने जब पानी का बिजनेस किया, ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग पे पहुंचा, वो बिना पैसों के किया। तो हर बिजनेस को मैंने जीरो से शुरू किया, तो मुझे जीरो से शुरू किया और अच्छे लेवल पर पहुंचाया। सिर्फ फिर मेरे अंदर जो हवाबाजी, या जो घमंड कह लो, हवाबाजी कह लो, जल्दी तरक्की करने का कीड़ा कह लो, शोशाबाजी, मतलब जो आसपास का माहौल था, मेरे जो दोस्त लोग होते थे, वो हवाबाजी वाली जो दिल्ली का स्टाइल है, वो उसके चक्कर में मैंने रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में और हवाबाजी के चक्कर में मैंने पानी का प्लांट लगाया कि मैं तो गुरु पिक्चर देखी है और बस मैं लोन लूंगा और ये करूंगा, चप्पल घिस जाएगी, लोन लेके रहूंगा। मैंने होम लोन को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में बदला, और वो पानी का प्लांट लगाया, और बीच का एक स्टेप खा लिया, सीधा जाकर के एकदम आईएसआई प्लांट, और भूल गया कि हिंदुस्तान के अंदर आप एजेंसी के रडार पर किसी गवर्नमेंट लाइसेंस के अंदर जब काम करते हो तो आपका काम करना आसान नहीं होता है। वो सब अनाड़ी बना था, बेवकूफ़ी थी, और उस चक्कर में मेरे को बहुत लॉस हुआ। और उस लॉस की वजह से, और तभी मेरी नई नई शादी भी हुई थी, तो बहुत बुरे हाल थे, मतलब इतने बुरे हाल हो गए थे कि फैक्ट्री में एक बार तो लंच में, घर में लंच बनना पड़ा है, पर किसी के पास पूरी फैक्ट्री में 10 लेबर मेरे नीचे काम कर रही है, मैं मालिक उस फैक्ट्री का, इतने पैसे नहीं है 10 रुपए की रिक्शा करके घर से लंच ले के कोई आ जाए मेरे लिए। मेरी वाइफ आई घर से रिक्शे पर लंच देने, और फिर मुझे 100-200 रुपये दे के गई। मेरा स्कूटर खराब रहता था, मैकेनिक के पास ठीक कराने के पैसे नहीं होते थे। ये उस बेवकूफ़ी की वजह से मैंने किया। फिर मैंने उससे जब सबक सीखा, तो जो लोन 2019 में उतरना था, वो लोन मैंने 2014 में उतार दिया, 5 साल पहले। ये कॉफ़ी का बिजनेस किया, वो बिजनेस को वाइंड अप किया। तो
उस समय जो आपने बोला ना एंजाइटी, और मैं सिगरेट बहुत पीता था और रातों को उठकर था, माथे पे पसीना आ रहा है, सिगरेटें फूक रहा हूँ, डर लग रहा है, रात भर ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं ना, हुँ, मतलब इतना रात को सोना है और सुबह 4 बजे, मतलब रात को सोता था कि कल मुझे उसकी पेमेंट करनी है और कल उसको क्या बहाना बनाना है, कल सुबह बैंक में उसका चेक आएगा वेंडर का, वो चेक कैसे पास कराना है, बाउंस हो जाएगा, फिर उसको क्या बोलना है। हुँ, यहाँ से शुरू होता था रात को सोने के टाइम पे, और सुबह 3-4 बजे तक मेरी 3-4 फैक्ट्री होती थी और करोड़ों रुपया मेरे पास होता था, मतलब प्लानिंग बनाते बनाते, और सुबह 4 बजे के बाद मैं सोता था। ये मेरी रोज की रूटीन थी। हुँ, हुँ, पर डिप्रेशन जिसे कहते हैं ना, वो नहीं हुआ। मेरी वाइफ ने मुझे उस समय एक बात बोली थी कि देखो यार, फैक्ट्री घाटे में चल रही है, बंद कर दो, हुँ, घर बेच देंगे, लोगों का किराया देना है तो कर्जा देना है तो घर बेच देंगे, टेंशन मत लो, बस तुम मत बिगड़ जाना, पीने पाने बैठ जाना, टेंशन मत लो। तो फिर मैंने कहा यार इनकी क्या गलती, मेरा फैसला है, हुँ, मैं घर तो अब नहीं बेचूंगा। नहीं तो घर बिकने की नौबत आ गई थी, मन बना लिया था, मार्केट वैल्यू लगा ली थी, ऑफर तक आ गई थी पड़ोसी से। वो मेरे अंदर के अमिताभ बच्चन के चक्कर में मैंने घर नहीं बेचा, हुँ, क्योंकि मेरे घर की उस समय वैल्यू थी, मुझे याद है, मैंने उसको बोला 40 लाख में दूंगा। हुँ, उसने कहा राकेश जी 40 का ही आंकड़ा नहीं टच करूंगा, 39 समथिंग ले लेना मेरे से। हुँ, मैंने कहा नहीं, ये जिद है, मैं भी 40 लूंगा। उस चक्कर में वो चीजें थोड़ी टल गई और हुँ, फिर मेरा माइंड चेंज हो गया। वो है ना कि जिद की भी, वो चक्कर में घर बच गया। तो डिप्रेशन वगैरह तो कभी नहीं आया, मैंने अपनी गलतियों से सबक सीखा। अब वो जो सबक सीखा और अब जो मैं काम करने जा रहा हूँ, अब मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो फेज कई बार मैं जी चुका हूँ। ऐसा एक बार नहीं हुआ है मेरे साथ। ये हुँ, तो मैं आपको सिर्फ पानी वाले काम का सबसे मेजर है तो वो बता रहा हूँ, पर इससे पहले चांदनी चौक में या उससे पहले मतलब 4-5 बार मैं ऊपर से नीचे आ चुका हूँ। और मैंने, मेरे साथ एक अच्छी बात क्या रही कि मैंने हमेशा अपनी गलतियां तो बहुत करी हैं, आगे भी करूंगा, पर गलतियां दोहराई नहीं है हुँ, कभी। हुँ, ये मेरा क्लियर रिकॉर्ड रहा है। इस बार जो मैंने ये बिजनेस किया है, इस सारी गलतियों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे एक कौन बनेगा करोड़पति में एक पड़ाव होता है ना कि अगर आप हुँ, इतना जीत गए तो इसके बाद इससे नीचे तो नहीं जाओगे। हुँ, 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 तो मैंने इस बार जो बिजनेस किया है वो इससे नीचे वाले को तय कर लिया है और उसके ऊपर वाले पर ये बिजनेस किया कि अगर गिरे भी तो यहाँ हुँ, तक गिरूंगा। तो मैंने वो बना दिया है। उसके बाद भी मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ हुँ, कि कुछ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जहां से शुरू किया था वहीं से शुरू कर लेंगे। मतलब कोई ऐसा डर नहीं है। ऐसा चाहता नहीं हूँ। हुँ, ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा कि अगर बिल्कुल सब कुछ फ्लॉप होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेकार के झूठ होगा। हुँ, पर अगर हो भी गया तो ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई देवदास बन के डिप्रेशन में जाकर, मुझे डिप्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, चिंता परेशानी ये सब तो मैंने बहुत झेली है, तो अब मैं उसका यूज टू हो चुका हूँ। तो मुझे बिजनेस को लेकर के डर नहीं लगता। मैं तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट ही कह सकते हो, कि हुँ, जिससे मैंने बिजनेस खरीदा है, मैंने आज तक उससे ये नहीं पूछा कि तेरा सेल क्या है, तेरा प्रॉफिट क्या है। जो उसने बोला वो मान लिया, उसको क्रॉस चेक किया मैंने हुँ, कि हाँ जो ये बोल रहा है, हाँ वो सच बोल रहा है, 10% ऊपर नीचे होगा पर ये ठीक बोल रहा है। मेरा वो फोकस ही नहीं है, मेरा इसको लेके बहुत बड़ी सोच है, तो वो टेंशन नहीं है मेरे को। वो मैंने पड़ाव जो है ना कि इससे नीचे नहीं आप जाओगे, वो मैंने कर लिया है पिछली तो गलती। मतलब आपने पिछली गलती से एक तो लर्निंग भी हासिल की है और अब आप अभी आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं आपने वर्स्ट थिंग सोच रखी है कि मैं गिरूँगा तो इतना ही गिरना है इस लेवल पे और आपने जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी कहीं न कहीं सोचा होगा कि मैं इस बिज़नेस को किस लेवल पे लेके जाऊँगा। नहीं, हाईएस्ट नहीं सोचा। अच्छा, अगर मेरे को हाईएस्ट मालूम पड़ जाए, मैं बिजनेस कल ही बंद कर दूंगा। अच्छा। ये मेरा शुरू से रहा है। अगर मुझे आप बोल दो कि राकेश जी ये बिजनेस करना है, इस बिजनेस का हाईएस्ट पॉइंट ये है, हुँ, और 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ इससे ऊपर नहीं कमा सकते, भले वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो। हुँ, पर अगर आपने मुझे बता दिया तो मेरी एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई ना, अच्छा। जिज्ञासा ही खत्म हो जाएगी। मुझे 1 करोड़ की जगह 10,000 रुपये महीना मिले, पर हुँ, मुझे मालूम होगी ये 10,000 को मैं कहीं तक भी ले जा सकता हूँ। हुँ, हुँ, वो मुझे पता नहीं कहाँ तक, जितना मैं ले जा सकता हूँ। तो मेरे अंदर एक रोमांच, एक एक्साइटमेंट रहेगी। तो मैंने उसका ऊपर का लेवल नहीं सोच रखा। अगर वो मुझे मालूम पड़ जाए तो मेरी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। नीचे का मैंने क्या होगा, मतलब आपका एक अमाउंट जाएगा, यही सब होगा और होगा हुँ, क्या, मतलब जो पानी के काम में हुआ तो उससे उतना तो बुरा नहीं होगा, और उतना होगा भी। हुँ। अगर उतना भी होगा तो वो तो झेल लिया। बट अब आपकी यूट्यूब पे दिलचस्पी क्यों खत्म होती जा रही है? यूट्यूब पर दिलचस्पी खत्म 2 कारणों से हो रही है। आपने कई बार कहा लाइव हम्म। में भी शायद 1-2 साल से आप कई बार कह चुके हो, और अब कि अब आपने मैं देखा मेरे यूट्यूब लाइव भी छोड़ बहुत कम है, दूँगा, देखो मेरी दिलचस्पी खत्म हो रही है। लाइव कम भी हो गए। मनी इज नथिंग पर जो मेरा कसिनो का मेन चैनल था, जहाँ से अच्छा रेवेन्यू आता था, पहले तो मैंने 3-4 महीने पहले मोनेटाइजेशन सबके बंद कर दिए। हुँ, अभी मैंने इसका वाइफ ने चालू किया, क्योंकि वो लोगों किसका? ने इसी ट्रैवल एंड नॉलेज का अभी परसों रात को चालू किया है। अच्छा। वो भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि इस आपने बंद तो कर दिया है, हुँ, पर इसकी वजह से वो जो हाइप वाइप के ऑप्शन आते हैं वो भी बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका वीडियोस ग्रो नहीं करेंगे, चैनल ग्रो नहीं करेगा, आप उसको ऑन करो। हुँ, तो हमने कहा ठीक है, करके देख लेते हैं। हालांकि मेरी कोई इसमें दिलचस्पी, कोई ऐसा पैसा कोई इतना बड़ा वो है भी नहीं इसमें।
ठीक है। तो क्या बात हो रही थी हमारी? यूट्यूब पे यूट्यूब पे, हाँ। दिलचस्पी क्यों खत्म दो हुई? कारण है उसके, मेन दो कारण है। एक, जब आप फर्स्ट नर्सरी एलकेजी यूकेजी का फर्स्ट में आते हो, नई किताबों में से खुशबू आती है ना, हम्म, कितनी अच्छी लगती है, नई पेंसिल नई किताबें, बड़ा मजा आता है। और शुरू के कुछ महीने पढ़ने का भी मन करता है, हम्म, फिर एवरेज हो जाता है। फिर उसके बाद आप सेकंड थर्ड फोर्थ में जाते हो तो आप फर्स्ट में नहीं जाओगे पढ़ने। जब मैं यूट्यूब पर मैं ये बातें करता था 4 साल पहले, जिन दिनों आप जुड़े थे मेरे से 4-5 साल पहले, हम्म, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मेरे कंटेंट में बहुत निखार आया है। और आई एम डैम श्योर कि अगर आज आप मुझे बोलो ना राकेश जी 5 साल पुराने वाले टॉपिक पर फिर से बात करो, तो आप कहोगे कि यार आज आपने बहुत बेहतर बात करी, क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस ऐड हुआ है। हम्म, पर अब क्या हो रहा है कि अब मुझे ये लग रहा है कि मतलब मैं सड़क पर व्लॉगिंग करूं या एयरपोर्ट पर व्लॉगिंग करूं, वो मेरी नज़र में जो मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी है, वो मुझे मेरी नज़र में शोभा नहीं देती। हम्म, मतलब मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर सेलिब्रिटी इंडिया के देखे हैं अभी, जो लॉकडाउन के दौरान हीरो बने थे, और आज भी वो सेम हीरो ही हैं, बहुत बड़े हैं। पर वो आज भी 5 साल 7 साल बाद करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी सेम काम सेम पैटर्न में कर रहे हैं। तो फिर इनमें और वो जो सुबह मेट्रो में जाता है और शाम को ऑफिस से घर आता है 9 to 5 वाले में, कोई फर्क ही नहीं रह गया ना। कोई फर्क नहीं रह गया। तो मेरी मेरी नजर में मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी। अब मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी तो मैं 5th क्लास पास करने के बाद में फर्स्ट में दोबारा जाके क्यों पढ़ूंगा? तो एक ये कारण है। दूसरा कारण क्या है कि जिन मुद्दों पर जब मैंने बात करी उन दिनों, मतलब मुझे मालूम नहीं मैं कितना सही हूँ, एज ए व्यूअर तो आप ही बता सकते हो, कि मुझे लगता था कि ये इस टॉपिक पर बात बहुत कम होती है या कोई करता नहीं इतना खुल के। हम्म, जैसे बाबाओं के खिलाफ कोई भी बोलेगा, हम्म, पाखंडगिरी के खिलाफ कोई भी बोलेगा, पर धर्म के खिलाफ बोलने से बचेंगे। हम्म, भगवान के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। मैं लगातार बोलता रहा। माँ बाप के खिलाफ मैं बोलता हूँ कि माँ बाप की इज्जत नहीं करनी चाहिए, अच्छे माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, अच्छे बड़े बुजुर्गों उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे लगता था उन दिनों कोई इस बारे में खुल के बात नहीं करता है, पर अब क्या हो गया कि हर कोई बात कर रहा है। देखिए, मैं आपके वीडियो जब से देख रहा हूँ, मैंने एक चीज़ पाई है कि आप ट्रेंड सेटर हो। मतलब जिन मुद्दों पे कोई बात नहीं करता, वो फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आपने बात की। जैसे मैंने आपसे कई बार बातों बातों में कहा कि माँ बाप को क्रिटिसाइज शायद सबसे पहले यूट्यूब पे या सोशल मीडिया ने आपने खुल के बोला। आज तो बाढ़ आ रखी है लोगों की, जो समाज को, पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना? वो अपना फेलियर छुपाने के लिए कर रहे हो, या फिर आपको कॉपी करके, या सेम टॉपिक जो आज चल रहा है उसको पिक करके उस पर वीडियो बना रहे हो, है ना? तो आपको लोग जानते हैं, या मैं, मेरे जैसे जो आपके सब्सक्राइबर है, जो आपके वीडियोस देखते हैं, कि राकेश जी ने एक ट्रेंड सेटर है। मतलब कुछ नया लेकर आते हैं, उनके जो थॉट्स हैं उनके पास सबसे पहले आते हैं। अगर आपकी दिलचस्पी यूट्यूब पे कम होगी, या फिर आप कम एक्टिव हो जाओगे, तो वो चीज़ें जो आपके लॉयल सब्सक्राइबर है, जो आपसे 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, वो उन तक कैसे पहुंचेगी? फिर उनके उनको भी, है ना, आचार प्रसाद या दूसरे किसी यूट्यूबर्स के वीडियो देखना स्टार्ट करने पड़ेंगे। देखो, पहली बात तो मैंने हमेशा एक बात बोली है कि मैं यूट्यूब पर कोई समाज में परिवर्तन लाने के लिए या हम्म, किसी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर या व्यूअर्स की ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं आया था। हम्म, मेरी सोच हमेशा बचपन से ही अपने आसपास के लोगों से थोड़े अलग रही है, सोचने का तरीका और वो सब चीज़ में, तो जिसकी वजह से मेरे ज़्यादा दोस्त वगैरह नहीं बने। तो मुझे यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, और मैं ईमानदारी से बताऊँ कि यूट्यूब पर मैं इसलिए आया भी नहीं था। यूट्यूब पर सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी की वजह से आया था। फिर मुझे लगा कि मैं ट्रैवल ब्लॉगर बन जाऊँगा, हम्म, पैसा भी आएगा, पब्लिसिटी भी होगी। ये भी सोच थी मेरी कि भई बहुत पैसा आएगा, मैं भी ऐसे-ऐसे सेलिब्रिटी टाइप बन जाऊँगा, ये इस तरह की भी सोच थी। हम्म, वक़्त के साथ सोच बदलती चली गई। पर जब मैंने इस बारे में फिर एक दौर ऐसा आया कि अब आपकी एक सोच है अलग। एक करवा चौथ को लेकर के मैंने 5 साल पहले 6 साल पहले एक वीडियो बनाया कि अगर करवा चौथ से पति की उम्र लंबी होती तो बाकी देशों में क्या विधवाएं रहते। 5-6 साल पहले इस बारे में बात करी। 6 साल पहले मेरा वीडियो आज भी पड़ा होगा कि पॉटी कैसे करनी चाहिए, हम्म, या वो लड़कियों को पी सेफ यूज करना चाहिए, उस पर आज शायद ही कोई बात करता है। बात ये कि मैं इसलिए आया था, मतलब बाद में मेरा ये रीजन रहा कि मेरे पास कोई है नहीं मेरी बात सुनने के लिए। चलो यहाँ पर बोल देता हूँ, कोई 2-4 लोग तो देख ही लेंगे। तो 50-100 व्यूज आते थे, उसमें से फिर कमेंट आने लगे, हम्म, यार आपकी ये बात सही है, आपकी ये बात सही है। तो लगा कि अच्छा कुछ लोग तो हैं जो इस बात को कम से कम समझ रहे हैं।
ये मज़ा आने लगा कि ठीक है चलो आपको सुनने वाले मतलब आपकी बात से सहमत होने वाले कुछ लोग तो हैं और ज़्यादातर हुए भी। उसके बाद जब मैं थाईलैंड वगैरह गया तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, स्पेशली औरतों ने क्रिटिसाइज़ किया, अय्याशी के लिए जा रहा है, इसके तो व्यूअर्स ही अय्याश हैं। अब आज वो पता नहीं औरतें कहाँ गायब हो गई है, आज उनको मालूम पड़ेगा यार 2 साल की रिसर्च के बाद ये वहाँ पे बिज़नेस एस्टेब्लिश करके बैठ गए। हुँ, और जो बिज़नेस आज दिख रहा है उसको उसके बीज तो मुझे 8 महीने पहले बोने पड़े ना, हुँ, एक दिन में तो कंपनी नहीं बनती है। तो पहले ये था कि आप जब यूट्यूब पे बात करते थे तो लोग सुनते थे, समझते थे। अब क्या हो रहा है, सुन आज भी रहे हैं और पहले के मुकाबले तो ज़्यादा ही हैं। पहले 100 व्यूज़ आते थे, आज 1000 व्यूज़ आ रहे हैं। बात 100 से 1000 की नहीं है। आज क्या हो रहा है, पहले ना एक रोस्टर टाइप का वर्ड नहीं होता था, हुँ, डेजिग्नेशन नहीं होती थी, रोस्टर या क्रिटिसिज्म का। अब क्या है कि इसको कॉपी करो, उसको कॉपी करो, उसी कंटेंट को अपने अंदाज में बोल दो, थोड़ा सा गाली वाली ऐड कर दो और वो बोल दो। तो क्या हो रहा है, और उस पर व्यूज भी ज्यादा आ रहे हैं। हुँ, अब आप सोचो कि आपने तो बहुत डीपली जिंदगी को जिया, भोगा या रिसर्च करी, जरूरी नहीं कि हर चीज मैंने जी है, जिसने जी है उस पर रिसर्च करी, फिर आपने एक बात बोली, हुँ, 4 लोगों ने उसको समझा भी, ठीक है, कदर भी करी। वहीं पर एक लड़का आता है और वो थोड़ा किसी को देखा, थोड़ा किसी को देखा, थोड़ा ओशो का वीडियो देखा और कुछ भी बोल दिया, क्योंकि सीधे सीधे कामयाबी लेने जाएंगे तो मुश्किल से मिलेगी, तो चलो थोड़ा सा एंटी हो जाते हैं, हुँ, समाज को गाली दे देते हैं, इस टॉपिक पे बात कर देते हैं, माँ बाप को क्रिटिसाइज। मैंने माँ बाप को क्रिटिसाइज किया तो मैंने रीजन दिए, हुँ, और वो रीजन को मैंने जिया या मैंने लोगों को जीते हुए देखा। वो लोग इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि उनको ये रीजन मालूम पड़ गए हुँ, कहीं से सुन के, उन्होंने वो रीजन को फील नहीं किया। और ये वो लोग हैं जो रेस में भाग जीत नहीं सकते, इसलिए इन्होंने भागना छोड़ दिया। हुँ, मुझे मालूम है कि मैं आज बिजनेस देखो, अभी आपने एक्टिव वाला सवाल किया था, मुझे मालूम है कि मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे कामयाबी पे ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने सारे बिजनेस जीरो से शुरू किए और टॉप पे ले जाके छोड़ दिए। मैं फिर भी बिजनेस नहीं कर रहा था, अब मेरा मन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। हुँ, और मुझे मालूम है इसको कहाँ लेके जाऊंगा। मैं ये बिना किए, बिना साबित किए मैं यहाँ पर बातें करता रहूँ, बिजनेस ऐसे करो, बिजनेस वैसे करो, कोई तुक नहीं बनती। तो अब ना इसलिए भी यूट्यूब से मन हट गया है कि आप तो बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत गंभीरता से एक बात बोल रहे हो, और दूसरा एक हल्के फुल्के अंदाज में आता है, समाज ऐसा है, माँ बाप ऐसे हैं, शादी बकवास है, सरकार बकवास है, ये बकवास। अरे रीजन तो दो, सरकार बकवास है तो क्यों बकवास है? हुँ, सरकार ने नीति बनाई तो कौन, सरकार मंगल ग्रह से तो नहीं आई। तो सरकार में तो हमारे ही बीच में से तो भाई बंधु तो नेता चुन के जाते हैं, हम उनको वोट देते हैं। आप क्या करो, आपने एक टारगेट बना लिया, इन लोगों को टारगेट करो। तो वहां से मुझे लग रहा है कि यार ये तो मेरे मैं अगर उनके बराबरी की बात कर रहा हूँ, मतलब उनके बराबर में आके ये बात कर रहा हूँ, तो मेरे को मेरी वही रिस्पेक्ट वाली बात की वैल्यू डाउन लग रही है। अच्छा, उनके फिर चाहने वाले या उनको पसंद करने वाले की क्वांटिटी देख लो। हुँ, मेरे ऑर्गेनिक 1000 व्यूज है, उनके पास 10,000 व्यूज है। हुँ, हुँ, तो लगता है कि भाई ये मैसेज दे रही है दुनिया कि भाई चल निकल। हुँ, तो इससे पहले कि निकल, मतलब आपको यूट्यूब से खदेड़ा जाए, इससे पहले कि खुद ही धीरे धीरे कट लो। तो मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई अब यूट्यूब पे। अभी देख लो, मुझे आए हुए 5 दिन हो गए, हुँ, थाईलैंड से आए हुए हुँ, 6 दिन हो गए। मैं लाइव नहीं आया, सैटरडे चले गया, लाइव नहीं आया, नहीं तो मैं तो लाइव के लिए मरता था। 2-2 3-3 घंटे के लाइव है, ये नहीं बैठ सकते 3 घंटे लाइव, हुँ, क्योंकि इनको मालूम है कि 3 घंटे के अंदर ये अपनी उस एक्टिंग को बरकरार नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं हुँ, निकल जाएगा। हुँ, मैं 3-3 घंटे लाइव आया हूँ और कोई ऐसी चीज नहीं निकली 3 घंटे के अंदर, और एक बार नहीं कई बार, हुँ। कि भी 2 घंटे, 1.5 घंटा। अगर मैं कुछ एक्टिंग कर रहा हूँ तो निकल आती ना, कितनी देर एक्टिंग करूंगा, हर बार आप एक्टिंग करोगे। आप तो सालों से कर रहे हो। हाँ, तो ये फर्क है। तो अब मैं ना यूट्यूब का ना वो लेवल डाउन हो गया है। अच्छा, इसी चीज़ में एक क्वेश्चन और था मेरा। अभी आप 4-5 दिन पहले आए हो लौट कर। आप जाने से पहले 50 दिन पहले गए थे, 50 हाँ, दिन रह पूरे कर आए हो आप? 20 हाँ 50 दिन है ना? पहले गया था। आपने जाने से 2 या 3 दिन पहले आपने ये यूट्यूबर्स पे एक वीडियो बनाया था। हाँ। आपने कहा था कि आप ये क्लियर कर देना चाहते हो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आज कोई घर परिवार छोड़कर, या आप कह रहे हो कि पहाड़ों पे रहने चले जाए, कहीं अकेले रहना चला जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है? कोई हम्म। आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है क्या कि नहीं, हमने तो राकेश शर्मा की वीडियो देख करके स्टार्ट किया, ये हमारी सोच बदली, अब हम घर परिवार छोड़ नहीं, करके ऐसा यहाँ आ होता है गए? ना, ऐसा होता है। अच्छा। आप एक बार बताओ ना, हम 4 साल बाद बात कर रहे हैं, 5 साल से आप मेरे वीडियो देख रहे हो, कुछ तो आपने को रेफरेंस मिला होगा ना, और कुछ चीजें आपने अप्लाई भी करी होंगी। हुँ, कुछ तो मिला होगा रेफरेंस, और कुछ आपने अप्लाई भी करी होंगी।
अब मान लो अप्लाई करने के बाद आपको मालूम पड़ेगी यार जो रेफरेंस पिक किया हमने इस आदमी से और अप्लाई किया, उसके नतीजे बाद में गलत आ गए, और ये आदमी खुद भी पीछे हट गया, मुकर गया। ये मतलब ये तो खुद भी उसके अगेंस्ट जीने लग गया, ऊपर से मेरे और नतीजे गलत आ गए। तो चाहो या ना चाहो, आप कहो, आप उस सोर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे ना कि यार ये आई बात कहाँ से। जैसे एक आदमी ने मेरे को अभी थोड़े दिन पहले कमेंट किया कि भाई साहब मैंने आपका वीडियो देखा था, उससे पहले मैं ऑनलाइन के बारे में नहीं जानता था, और मैं ऑनलाइन में मेरा कुछ नुकसान हो गया। मैंने कहा, और मैं आपसे इम्प्रेस होकर के मैंने ऑनलाइन में इतना पैसा नुकसान कर दिया, मतलब कहीं पर भी प्ले किया, वो कह रहा। मैंने कहा आपने मेरे से इम्प्रेस हुए तो मैं तो स्विमिंग भी करता हूँ, मैंने तो अपना 75 किलो से 55 किलो वेट भी किया, मेरा खाने का लाइफस्टाइल अलग है, मैं अनाज नहीं खाता, मैं अपनी बॉडी में केमिकल डालने के हक में नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें। आपने एक पर्टिकुलर चीज़ को क्यों पिक किया और आप उसका जिम्मेदार भी मुझे ठहरा रहे हो। वो उसकी गलती नहीं है, वो मेरे से नहीं देखता, वो कहीं और से देखता, वो किसी का भी देखता। तो वो जब भी इस चीज का मंथन करता कि मेरा नुकसान कहाँ से हुआ, पीछे पीछे पीछे, तो पहला रेफरेंस कहाँ से आया, वो फर्क पड़ता है। तो अब मान लो एक आशीष बोरकर जी है, वो 4 साल 5 6 साल पहले, यहाँ 3 साल हो ना, 4 साल पहले मेरे बादम वाले घर में आए अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ। उन्होंने कहा कि यार मैंने आपके वीडियोस देखे और मैंने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी उनकी, रॉ में या पता नहीं कहाँ, वो मतलब अच्छी नौकरी थी, उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और वो गोवा में रहते हैं अब, और मेरी कभी कभी उनसे बातचीत भी होती है। इसके बाद एक भाई साहब हैं, वो गोवा में आना चाहते थे, आए भी थे कई बार, और अच्छे पैसे वाले, उनको यहाँ पर कुछ काम शुरू करना था पर वो झिझक रहे थे। उन्होंने मेरे वीडियो देखे, उन्होंने कहा यार ये आदमी अकेला बिना पैसों के अपनी बीवी बच्चे लेके जब गोवा में रैंडमली जाके रह सकता है, तो हमारे पास तो सब कुछ है, तो हम तो वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, मेरे बच्चे हैं, रेफरेंस आता है। अब यहाँ पर उनको लॉस हो जाए, मान लो किसी वजह से उनको लॉस हो गया, तो कहेंगे ना यार इसके वीडियो नहीं देखे होते तो मैं तो बढ़िया था, मैं कॉन्शियस था, नहीं जाने से वो हो रहा था। ये तो फर्क आता है। तो जैसे वो आदमी ने बोला कि यार आपका वीडियो देख करके मेरे को ऑनलाइन का मालूम पड़ा, तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में मैं अकेला ऑनलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। लोग अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते, सोर्स को जिम्मेदार ठहराते। जैसे मान लो आपने आपने जैसे 1 साल पहले आपने जॉब छोड़ दी, आपके अपने जो भी कारण रहे हो, आपने कहा मेरे को नहीं जॉब करनी। मान लो अगर वो उसका कारण मैं रहा हूँ, और कल को आपको ये आपके मानते हो कि यार, मैं मान लो आपका आपका ये मानना है कि इसका कारण मैं रहा हूँ, और 1 डेढ़ साल बाद आपको लगे कि यार ये फैसला गलत था, इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया, तो आप ये खोजोगे ना कि यार ये बीज आया कहाँ से दिमाग में, रेफरेंस कहाँ से आया। तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस सोर्स को जिम्मेदार ठहराता है। बहुत कम लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि नहीं यार, चॉइस तो मेरे हाथ में थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। जैसे मुझे लोग समझते हैं कि मैं न्यूनतमवादी जिंदगी जीता हूँ, केले के पत्तों पे खाना खाता हूँ, कोई बहुत संत टाइप का हूँ, कोई उनको क्या मालूम कि मैं कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू चूहा सब खा चुका हूँ। मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैं शराब नहीं पीता, मैं जुआ नहीं खेलता, या मैं मांस मच्छी नहीं खाता। अब किसी को कुछ भी समझना है वो उसकी प्रॉब्लम है। तो मैंने इसलिए अपने हाथ खींच लिए, मैंने कहा यार, क्योंकि अब एक लड़का है वो गोवा में आके रह रहा है, उसका ये कहना है कि मैंने आपके वीडियो देख करके मेरे अंदर हिम्मत आई और फिर मैं भी गोवा में आके बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ। अब वो कह रहा है बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ गोवा में 2 साल से, मुझे दिख रहा है कि वो अपनी गोल्डन एज खराब कर रहा है, क्योंकि उसको अगर आज नहीं तो अगले 2 साल बाद उसको एहसास हुआ कि ये जो बढ़िया लाइफ में जी रहा था, इसमें मैंने अपने 4 साल गोल्डन एज के गवा दिए, जिसमें मुझे कुछ करना चाहिए था, जो मैं देख पा रहा हूँ वो नहीं देख रहा। वो तो कह रहा है मैं तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, आपकी वजह से मैं यहाँ आया, बहुत कूल लाइफ जी रहा हूँ। मुझे मालूम है कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। अब 4 साल बाद जब उसको अकल आए या उसको ये समझ में आया और वो कहेगी यार अच्छा मैंने इसके वीडियो देखे, काश इसके वीडियो नहीं देखे होते। तो मैं आज भी ये चेता रहा हूँ कि जैसे मैं आपको, अब आपसे ही बात हो रही है, मैं इस हक में हुई नहीं कि भी आपने जॉब छोड़ी है, मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं क्योंकि मैं आपकी जगह होता, जॉब छोड़ना तो ठीक है, मेरे पास आगे के स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल क्लियर होता हूँ। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि आप क्या करने जा रहे हो, तुम, मुझे नहीं मालूम, पर मेरे को ये लगता है कि अभी आप कहोगे कि अभी मेरे दिमाग में कोई स्पष्ट ऐसा नहीं है कि मुझे क्या करना है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहता है। आपने जॉब छोड़ी, एक रूटीन लाइफ छोड़ी, कुछ अच्छा ही करोगे, ये सब ओके है, पर क्या करोगे, छोड़ दिया है, अब मैं सोचूंगा। मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट चलता हूँ
कि मुझे पूरा पता होता है कि ये छोड़ना है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूर पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, ये तो ठीक है, पर छोड़ने के बाद नहीं सोचूंगा। मुझे पहले पता होना चाहिए मुझे कितने महीने एक पहाड़ पे कमरा लेके रहना है और उसमें मुझे क्या करना है, और उसके बाद उसमें जो किया है उसका क्या है। जैसे लॉकडाउन के दौरान जब घर में हमारे 100 रुपए नहीं होते थे तो मेरी वाइफ डरती थी, तो मैं उसको बोलता था डर मत, क्योंकि मैं श्योर था। मैंने कहा तू डर मत, साल 1.5 साल में ये तो बहुत आराम से हम लोग निकल जाएंगे। वो कह रही थी वो तो ठीक है, पर कुछ दिख नहीं रहा ना कि कैसे निकलेंगे। तो ये फर्क था विश्वास और भरोसे में। विश्वास तो था निकल जाएंगे, ये कह रहा है तो निकल ही जाएंगे। भरोसा इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा। अभी आदमी कोई दुकान खोले, उसमें आलू टमाटर सब्जी बेचे, तो हम ये मान सकते हैं कि आज 5 किलो सब्जी बिकी है तो कल 15 भी बिकेगी, फिर परसों 50 भी। ये आदमी बैठा हुआ है, कहीं पर किसी की बायोग्राफी सुन रहा है, कहीं पर किसी की जीवनी पढ़ रहा है और कह रहा है कि एक दिन कुछ नहीं जी, अक्लमंद बनो, तरक्की तुम्हारे धक्के खाएगी पैरों के नीचे। और ये तो भरोसा कैसे जनरेट हो? विश्वास तो था कि आप तक। मैं तो गिड़गिड़ाता था लोगों के आगे कि भाई मेरे रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ, मैं तो बहुत आगे जाऊंगा। पर नहीं, उनको उनको कंस्ट्रक्टिव वो चाहिए। तो मैंने इसलिए बोला कि मैं, मेरे लिए आप लोग एक केस स्टडी हो। हर आदमी चलती फिरती जिंदा किताब है। तो मेरे को मालूम है कि अच्छा रोहित जी ने ऐसे ऐसे नौकरी छोड़ी। अब मुझे मालूम है, मैं जब दुबई में था आपका फोन आया था मेरे पास कि मैंने रेजिग्नेशन लगा दिया, 3 महीने बाद दिसंबर में मैं छोड़ दूंगा। फिर वो मुझे सब कुछ मालूम था। तो अब मेरे लिए आप एक केस स्टडी। तो मैं देख रहा हूँ कि इस 8-10 महीने में आपने क्या हासिल किया, मतलब क्यों रुके हुए हो, रुके क्यों, रुकने की वजह क्या है। अब अगर मान लो जैसे मैं भी रुका था 1-2 साल, मैं रुका था दुनिया की नजर में मैं रुका हुआ था, मेरी वाइफ की नजर में भी मैं रुका हुआ था। मुझे मानता हूँ मैं रुका हुआ नहीं हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ और जिस दिन इसको अप्लाई करूंगा तो उसके तो धैर्य धैर्य रिजल्ट आएंगे। क्या होता है, आप एक्शंस में रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नहीं रुकना है। तो यहाँ वाला तो मुझे मालूम नहीं आपका, पर अगर वो क्लैरिटी है कि मैं ये चीजें सीख रहा हूँ, इसके बाद मैंने ये करना है वो करना। मेरे चक्कर में ना बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने घर छोड़ा था तो 1-2 लड़कों ने घर छोड़ दिया कि हाँ कि जैसे सोनू भैया ने घर छोड़ा हम भी घर छोड़ेंगे और फिर कामयाब हो जाएंगे। कुछ महीनों बाद वो आ गए, कुछ के माँ बाप पकड़ के ले आए। बिजनेस में भी बहुत सारे लोगों ने मेरे को कॉपी किया। या ये यूट्यूब पे आप जितने भी लड़के देख रहे हो ना, ये या तो आपको इसी एवरेज में चलते नजर आएंगे या कुछ सालों बाद ये आउट हो जाएंगे। ये तरीका ही नहीं है। आप रुक नहीं सकते, आपको इजाजत ही नहीं है, क्योंकि आप एक आईक्यू वाले इंसान हो। हम बाकी जानवरों की तरह थोड़ी है। तो हमें रुकने की इजाजत नेचर ने दी नहीं है ना। आप भले पहाड़ पे कमरा लेके रह लो 6 महीने, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो 6 महीने यहाँ नहीं रुक सकते आप। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और आराम से जिंदगी जियो। पर वो धैर्य सोचने में सीखने में नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि यार वो मुझे लगा कि कई लोग ना गलत जा रहे हैं कि न्यूनतमवाद या न्यूनतमवाद की बात आपने कही, आपने वीडियो बनाया था इस पर, है ना, तब काफ़ी लोगों को क्लिक किया कि मिनिमलिज्म होता क्या है। अभी मैं देख रहा हूँ या फिर सब लोग देखते हैं कि राकेश जी आप तो न्यूनतमवाद की बात करते थे, आप रमाडा, ताज, बड़े बड़े हिल्टन, इन होटल में रुकते हो क्योंकि उन शहर में सस्ते भी है। हाँ। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार हर तरह की प्रॉपर्टी होती है ना। तो अब आप ऐसी लाइफ दिखा रहे हो लोगों को, है ना। आप कहते हो कि मैं तो इससे भी ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ या डिजर्व करता हूँ, बट ये आपका नया मिनिमलिज्म है कि मैं एक इस कैटेगरी होटल में ही रुक रहा हूँ, है ना। तो अब लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है कि यार 2 साल पहले तो ये बंदा हाफ शर्ट में बैठा रहता था, है ना, घर से वीडियो बनाता था, बिल्कुल ट्रैवलिंग नहीं करता था, अब इसके साथ ऐसा क्या हुआ। एक्चुअली लोग आपके इनकम सोर्स जानने के पीछे बहुत क्यूरियस रहते हैं। तो आपने भी देखा होगा लाइफ में हर दूसरा सवाल यही आता है। आपने मजाक में कई बार बताया मैं दुबई जाता हूँ क्योंकि मेरे तेल के तेल कुएं की हैं वहाँ कुएं। पे। तो इसके पीछे क्या स्टडी है, मतलब लोग कैसे समझे कि आपके पास कैसे देखो इतना पैसा आया। पहले न्यूनतमवाद को क्लियर करते हैं। न्यूनतमवाद का मतलब ना लोग कंजूसी समझ लेते हैं। न्यूनतमवाद अलग चीज है, कंजूसी अलग चीज है। एक आदमी अपने पर्सनल जेट खरीद करके उसमें जा सकता है, पर वो कहता है कि नहीं यार मेरा काम तो बढ़िया एयरलाइंस के बिजनेस क्लास में भी हो जाता है,
ये उसका न्यूनतमवाद है। हम्म, या मान लो कोई आदमी जेट अफोर्ड कर सकता है और वो जेट को अफोर्ड भी कर रहा है, वो यूज भी कर रहा है, ये भी उसका न्यूनतमवाद हो सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको वो ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या जिस तरह के थॉट्स है उसके लिए जो उसको माहौल चाहिए वो उसको उसी लाइफस्टाइल में मिलेगा। हम्म, अब नकली अमीर तो होते ही हैं हम्म, कि लोग दिखावे के लिए जेट पे यूज कर रहे हैं, किराए पे लेकर के जेट यूज कर रहे हैं। मैंने न्यूनतमवाद की जो बात करी है, मैंने जो समझा, न्यूनतमवाद का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपका जो मन कर रहा है वो ना करो। अब मन तो कुछ भी करेगा, तो जिम्मेदारी। हम्म, मैं आज तक ताज में 2 बार रुका हूँ। एक बार 2 दिन, एक बार अपनी वाइफ के साथ रुका हूँ 2 दिन। मैं न्यूनतमवाद के चक्कर में या ये देखने वाले 4 लोग क्या सोचेंगे, मैं एक्सपीरियंस लेना बंद कर दूं। मैं तो वहां पर और भी 10 दिन रुक सकता था। हम्म, ठीक है, मैं आज बिल्कुल शुद्ध रूप से नास्तिक हूँ एक तरह से। बिना मैंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई पढ़ करे, बिना 10 साल मैंने प्याज लहसुन खाए, बिना हर धार्मिक चालीसा पढ़े, किताबें पढ़े, दर्शन किए, मंदिर में जाना है, व्रत रखने हैं, ये किए बगैर, क्या मुझे हक बनता है कि मैं क्रिटिसाइज कर सकूं, रिलीजन की खामियों पे बात कर सकूं? क्योंकि मैंने वो जिंदगी जी है। ताज होटल में मैंने गया नहीं कभी, या हम्म, किसी ने मुझे कभी किसी शादी ब्याह में बुला लिया, ताज में कोई फंक्शन था, वहां चले गया, एक प्लेट खाना खा के आके जिंदगी भर मैं बताऊं आओ मैं बात करता हूँ ताज के बारे में। हम्म, आज भी मैं ताज के बारे में बात नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैंने सिर्फ वहां पर 4 दिन बिताए हैं, पर वहां पर जो ऑब्जर्व कर सकता था मैंने किया कि वहां भी 80% नकली है। हम्म, वो असली रईस जो जो उसको डिजर्व करते, जिनके चक्कर में मैं रुका, वो तो मुझे 10% ही लोग दिखे। 80-90% तो वो कंपनियों के बाउचर लेकर के और वो प्रमोशन के चक्कर में, या किसी एक अमीर की शादी थी वहां पर वो रिश्तेदार आ गए, वो उनको वो थे, नकली अमीर थे ज्यादातर। ठीक है, रह गई बात लाइफस्टाइल, और आपने एक चीज और क्या ऐड करी थी, होटलों में रुकना, और मतलब आप बिजनेस क्लास से सफर या करते हो मतलब या फ्लाइट में या जो भी है। अब मतलब मिनिमलिज्म का आपने लेवल चेंज कर लिया, पहले कुछ और था, अब आपने उसको बढ़ा दिया। अब एक बात बताओ ना, बढ़ाया नहीं, बढ़ाना पड़ा ना। हम्म, अब मैं यहाँ बैठ करके मिनिमलिज्म की बात कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि मैं तो कभी फिर यहाँ से बाहर ही ना जाऊँ। अब अगर मुझे बाहर जाना है, हम्म, अब मुझे थाईलैंड जाना है, हम्म, तो मैं साइकिल से या बस से, रोडवेज की से बस से नहीं जा सकता। अब वहां जाने के लिए हवाई जहाज में बैठना ही पड़ेगा, हवाई जहाज के अंदर टिकट खरीदनी पड़ेगी, हम्म, है ना। ये तो कॉमन सेंस है। मतलब न्यूनतमवाद का मतलब ये थोड़ी हो जाएगा। मैं अब ये देखो, ये टी शर्ट मैंने 3 साल पहले डीकैथलॉन से खरीदी थी, और जब आप आए तो मैं इसी निक्कर टी शर्ट में यहाँ बैठा हुआ था और मैं उसी में बाहर आ गया। हम्म, तो मैं ये 300 रुपए की टी शर्ट 2-2.5 साल पहले हमने डीकैथलॉन केलंगुट से खरीदी थी, वही पहन करके मैं आपके सामने बैठा हूँ, उसी गार्डन में किराए के मकान पे बैठा हूँ। करने को मैं और भी बहुत बेहतर कि अरे यार, हम एक तरह से बात कर रहे हैं, और चलो किसी होटल का 5-7 हजार का कमरा बुक करते हैं, बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग लगाते हैं। मैं तो वो भी भूल गई, लाइट जलाना भी भूल गया। हम्म, मैंने वाइफ को बोला था, वो लाइट हमने मंगवाई थी अमेजोन से, मैंने कहा वो जला देंगे, वो भूल गए हम सब, हम्म, क्योंकि ये हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। होटल में रुकना, अब सोचो जब पैसे नहीं होते थे तो सोचते थे पैसे होंगे तो ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। हम्म, आज जब पैसे आ गए तो हम ना ये खाते ना वो खाते, हम बहुत लिमिटेड चीजें खाते हैं। हम्म, तो न्यूनतमवाद को ना लोग गलत समझ रहे हैं। न्यूनतमवाद का मतलब होता है कि जितने में काम चल सकता है उसमें काम चलाने को न्यूनतमवाद बोलते हैं। अब कितने में काम चल सकता है ये डिपेंड करता है आपकी आपकी नजर में क्या रिस्पेक्ट है और आप कितना सीख रहे हो। अब मेरी औकात है थाईलैंड जाने की, तो मैं प्लेन से ही तो जाऊंगा। हम्म, अब मैं मान लो मेरी मतलब, इसको आप ऐसे समझो ना कि लेवल भी तो बढ़ता है ना, हम्म, तो न्यूनतमवाद का भी तो लेवल बढ़ेगा। बिल्कुल। अब ऐसा तो होगा नहीं कि न्यूनतमवाद का लेवल तो 200 रुपए की सब्जी वाला ही रह जाए हम्म, और आप जाकर के दुनिया के 195 देश भी घूमना चाहते हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये तो फर्क है। दूसरी, इसमें मैंने जो शुरू में एक बात बोली थी कि ईर्ष्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म, बहुत बड़ा दिल चाहिए हम्म, कि जिस पर कभी आप तरस खा रहे हो, जिसको कभी आप बेचारा समझ रहे हो, और वो आपसे बेहतर जिंदगी जीने लग जाए, हम्म, और उसको तारीफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। वो होता नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। एक ये कारण। एक आपने और बात इसके आगे और एक ऐड करी थी। इनकम सोर्स हाँ, पूछा, क्योंकि इनकम। लोगों का बहुत इनकम। बड़ा सवाल रहता है हाँ, इनकम। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ठीक है, इनकम सोर्स में बताने को तैयार हूँ। हम्म, मुझे ये बताओ कि मेरी कमाई जानने से क्या आप भी वो सेम कमाई करने लग जाओगे? नहीं जैसे लोग पॉसिबल। मुझसे कहते हैं आप अपना वो पोर्टफोलियो बताओ, आप आपने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, हम्म, हम्म, ये बताओ। हम्म,
मतलब कि मैं जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, आप भी आँख बंद करके उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर दोगे, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये आदमी ने ऐसा किया है तो हम भी वैसे कर लेंगे। वही वाली बात जो मैंने बोला ना कि मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई मेरे को देख कर के पहाड़ों में जाके रह रहा है या जंगल में आके रह रहा है या गोवा में आके रह रहा है। मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है कि अगर आप कल को सोचो कि इसने ये किया तो हमने, मैंने जो किया आप उससे रेफरेंस ले सकते हो, उसको कस्टमाइज़ करो। अगर मेरे चक्कर में 2 साल बर्बाद कर दिए, तो ये जो कमाई पूछ रहे हैं, पहली बात तो ये कि मेरी कमाई बताने से इनके कल ब्रेड बटर की दिक्कत नहीं खत्म होने वाली। और ऐसे अभी पहली बात तो सवाल ही कौन पूछेगा? एक मटेरियलिस्टिक आदमी। मटेरियलिस्टिक आदमी की कोई औकात नहीं है मेरी नज़र में। मैंने जब कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल चलाई थी, 99% सवाल आते थे कि साइकिल कितने की है? आपको कितने पैसे मिलेंगे वहां तक पहुंचने के? वहां पहुंचने का सरकार कितना इनाम देगी? अच्छा, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, यूट्यूब से कितना पैसा आता है? ये सब करने में खर्चा कितना है? ये सब 1% सवाल शायद पूरी जर्नी के 51 दिन के अंदर 2-3 लोगों ने पूछा, 1-2 रिपोर्टर ने पूछा या 2 कि ये करने का मन कहाँ से आया, मतलब दिमाग में बात कहाँ से आई, इससे अब तक क्या सीखा, यहाँ तक आ गए हो आप कश्मीर से मान लो कर्नाटक तक या कहीं तक, कि क्या ऑब्जर्व किया, आप क्या सोचते हो लोगों के बारे में इंडिया, ऐसे सवाल 1% थे। 99% सवाल हेलमेट कितने का, साइकिल कितने की, लाइट कितने की, कितने पैसे मिलेंगे, ये सब थे। ऐसे लोगों से आप क्या बात करोगे जो मेरी कमाई जानना चाहते हैं? मैं उनको क्या जवाब दूं? फिर गोबर खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, इंडिया जैसी करप्ट कंट्री के अंदर क्या मैं यूट्यूब पर बैठ करके अपनी कमाई बताऊंगा? जो बताते हैं वो क्यों बताते हैं? ये बेवकूफ लोग ये नहीं समझ रहे कि वो बता क्यों रहा है। वो बता रहा है कि उसके व्यूज बढ़े, क्योंकि कमाई के लिए मर रहे हैं, भूखे नंगे लोग हैं। तो कोई आके कहता है, मैंने आज तक नहीं बोला कि लोगों को मालूम है मैं कसीनो जाता हूँ, गोवा में होता हूँ तो मैं कसीनो जाता हूँ, अब तो नहीं जाता, पहले तो मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे पास नया फ़ोन है, मेरे पास नई गाड़ी है, मैंने ये घर खरीदा, मैंने वो खरीदा, कभी नहीं बोला, ना मैंने ऐसा किया कि कहीं कोई ये ना सोचे कि अच्छा ये कसीनो जाता है तो इसका मतलब ये इसका सोर्स ऑफ इनकम है, चलो हम भी कसीनो जाते हैं। मेरा आज तक एक भी वीडियो उठा के कोई सामने से नहीं बोल सकता। पर यूट्यूब पर भीड़ ऐसे लोगों की, हमने ये 2 लाख का लैपटॉप खरीदा है, हमने ये 1.5 लाख का फ़ोन खरीदा है, हमने ये 2-2.5 लाख की कार खरीदी है, हमने ये ऑफिस बना लिया, बॉस वाली चेयर रख ली। ये जिस चेयर पे हम बैठे हैं ना, ये चेयर एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट की थी लाइब्रेरी के लिए। ये चेयर भी मेरी खरीदी हुई नहीं है। और तो इससे बड़ा न्यूनतम बात क्या हो सकता है कि 300 रुपए की टी शर्ट पहन करके मैं यहाँ बात करूँ? और ऐसा नहीं, ये तब गलत हो सकता है कि जब मैं जानबूझ करके 300 की टी शर्ट पहन के बैठा हूँ। मैं भी कल भी अपनी वाइफ को डांट रहा था कि मेरे को बच्चों को बोल देना, बच्चों ने मुझे पिछली बार ना 2 टी शर्ट दे दी थी खरीद के गिफ्ट। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे ऊपर लोड बढ़ जाता है। हमारे घर का रूल है कि अगर एक नया कपड़ा आएगा तो एक पुराना जाएगा। तो जब वो नहीं जाता है, मेरे इतना कहने के बावजूद भी कभी कभी वो रुक जाता है, इनपुट बढ़ जाता है, आउटपुट कम होता है, फिर मैं निकलवाता हूँ सारे। तो इनकम सोर्स का कोई तुक नहीं बनता। और जो ये पूछ रहा है, अगर वो ध्यान से देखे तो उसको दिख भी जाएगा ये यार यूट्यूब पे वीडियो है, कुछ वहां से आता होगा, कभी कभी कोई स्पॉन्सरशिप का भी वीडियो बनाता है, उसका भी पैसा आता होगा, इन्वेस्टमेंट की बात करता है, इंडेक्स फंड की बात करता है। क्यों करता है कोई आदमी इंडेक्स फंड की बात? अगर उसकी इंडेक्स फंड से कोई लेना देना नहीं होगा तो क्यों करेगा बात? तो अपनी अगर लगाओ ना, मैंने कोई गोद तो नहीं ले रखा है इनको कि मैं इनको पहले ट्रेनिंग दूं कि भाई कैसे सीखा जाता है, तो अपना दिमाग लगाओ। भाई मैं इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ, ये तुम दिमाग दौड़ाओ ना, मैं क्यों बार बार दुबई जा रहा हूँ, मैं क्यों थाईलैंड जा रहा हूँ बार बार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये आप दिमाग लगाओ। अच्छा, इसी से एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया आपने ट्रैवलिंग स्टार्ट की, आपने कश्मीर से कन्याकुमारी गए, आप नेपाल काठमांडू से दिल्ली आए थे, आप श्रीलंका जा चुके थे उसके पहले, फिर है ना आपने लाओस, मलेशिया, हांगकांग, हर सिंगापुर, हर जगह गए फिलीपींस, आप, साउथ एशियन कंट्री में है गया ना, हूँ, इधर काफ़ी से जगह। दुबई में गया हूँ। लेकिन अब आपने अपने आप को लिमिट कर लिया थाईलैंड और दुबई पे, अब इन 2 कंट्री में ही सबसे ज़्यादा आप ट्रैवल करते हो। इसके राज खुलेंगे ना। अभी आप एक बार बताओ, 2023 फरवरी में मैं थाईलैंड गया सबसे पहले, और उसके बाद मैं 10-11 कंट्री गया अगले 1 साल में, और उसके बाद मैं कई बार थाईलैंड गया। तो लोगों को लगा कि अच्छा सिंगापुर तो ये सिर्फ 2-3 बार ही गया है, थाईलैंड ये बार बार जा रहा है, ये बार बार थाईलैंड जा रहा है, बार बार थाईलैंड जा रहा है, मतलब ये अय्याशी करने जा रहा है। कुछ अनाड़ियों को ये लगता है कि मैं वहाँ कसीनो के लिए जाता हूँ, जबकि थाईलैंड में कसीनो नहीं है। तो फिर जिनको पता है कि कसीनो नहीं है तो वो कहते हैं अय्याशी, और जिनको पता नहीं है कसीनो है या नहीं है वो कहते हैं कसीनो के लिए जाता है। अब उनको मालूम पड़ता है कि अरे यार इसने तो वहां पर बिजनेस सेटअप किया है लीगली, एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है, रक्षा लिमिटेड कंपनी का नाम है मेरा, मेरी एक वहां पर लिमिटेड कंपनी है, कंपनी बनाने में वक्त जाता है, पैसा लगता है, और
मैं वो अनाड़ी नहीं हूँ कि वहाँ गए और 2 लोगों को इंडियन को काम करते देखा और इम्प्रेस होकर काम करते। मेरे अपने रिसर्च करने के टूल्स हैं। उसमें वक़्त लगा, मैंने वक़्त दिया। अब मुझे जब सारी चीज़ें समझ में आई तो मैंने वहाँ कंपनी रजिस्टर्ड कराई। 6 महीने 8 महीने पहले कंपनी रजिस्टर्ड का प्रोसेस शुरू हुआ। कंपनी बनी, फिर यूनिट ढूँढा, उसको किया। तो अब क्या वो लोग कहेंगे कि यार ये अय्याशी के लिए जा रहा है? क्योंकि अय्याशी के लिए वहाँ जा रहा है तो काम क्यों करेगा? और काम करेगा तो फिर किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना के या वाइफ बना के करेगा, जो वहाँ पर ज़्यादातर इंडियंस करते हैं या वो फॉरेनर करते हैं। वहाँ बिज़नेस इसलिए बंद होते हैं। ये तो मेरी कंपनी है पूरी। दुबई में बार-बार क्यों जा रहा हूँ? ये भी आने वाले दिनों में लोगों को मालूम पड़ेगा। हाँ, अब मैं मतलब ये मैंने क्वेश्चन था कि आप 2 कंट्री में नहीं, ट्रैवल कर रहे हो आप। क्योंकि कुछ चल रहा है ना यहाँ, हम्म कुछ चल रहा है ना। आपका कहीं पर मकान बन रहा है, आपने एक नया प्लॉट खरीदा और उसपे मकान बना रहे हो और आपका हर हफ्ते में 2 या 3 बार वहाँ पर जाकर के आप चेक करते हो और मैं आपको बोलूँ कि यार आप बार-बार फलानी जगह पर क्यों जा रहे हो? और फिर एक दिन मैं आप मुझे बुलाते हो कि राकेश जी ये इनॉग्रेशन है मेरे घर का, आना, हाउस वार्मिंग पार्टी में आना। अच्छा, इसलिए आप आ रहे थे? आपका मकान बन रहा था? तो वो जब चीज़ें सामने आएँगी तो मालूम पड़ेगा। और मैं लायबल थोड़ी हूँ कि लोग या क्या बार-बार क्यों जा रहे हैं, इसके लिए मैं कहीं और जाना शुरू कर दूँ। मैं कोई लायबिलिटी थोड़ी है, मेरी कोई ज़िम्मेदारी थोड़ी है, मेरी कोई सब्सक्राइबर के प्रति या मेरे को देखने वालों के प्रति कोई जवाबदेही थोड़ी है। मैं इनसे कोई टिकट थोड़ी चार्ज कर रहा हूँ मुझे देखने की, कि यार अच्छा मैं जवाबदेही रखता हूँ। कई लोग बोलते हैं तेरी जवाबदेही बनती है, हमारे वीडियो देख, अरे मोनेटाइजेशन तक बंद कर दिया। तो इनके छोटे से पैसों की वजह से मैं ये चीज़ें करूँगा। मैं यहाँ पर हूँ अपने मज़े के लिए। आप जो सवालों के जवाब मैं दे सकता हूँ, मैं देता हूँ, जिनके जवाब मैं नहीं दे सकता, मैं उनके जवाब नहीं देता हूँ, पर झूठ नहीं बोलता। अब थाईलैंड का जैसे खुल गई बात, कल को मैं और भी जगह जाऊँगा। मैंने तो स्वीडन का भी वीज़ा अप्लाई किया था, मैंने तो वो भी वीडियो बनाया था। वो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया क्योंकि बैंक में पैसे तो जितने चाहिए थे उतने थे, पर मैंने वीज़ा 1 महीने का अप्लाई कर दिया। तो उनको डाउट हुआ कि कोई आदमी पहली बार यूरोप आ रहा है और वो भी 1 महीने के लिए इंडियन की औकात तो बाहर के देशों में 2 कौड़ी की है। तो वो वीज़ा उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें शक है कि यार एक आदमी 1 महीने के लिए कैसे आ सकता है। तो वो रीज़न है, कुछ ऐसा है नहीं। हर बात आजकल आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं आपके लुक्स को लेकर के कि आप दिनों दिन और यंग होते जा रहे हो। नहीं, वो तो बहुत, मेरे ख्याल से साल 2 साल से ही किसी ने ये भी कहा है कि आपने प्लास्टिक सर्जरी करा ली इसलिए है। यंग दिख रहा है? नहीं, किसी ने कहा है? नहीं, नहीं। कहाँ लोगों ने ये ज़रूर कहा था शुरू में, अब तो नहीं, काफ़ी टाइम से कहा, क्योंकि अब वो जब हुँ, देख के यूज़्ड टू हो गए होंगे कि आप क्या वो कुछ इंजेक्शंस होते हाँ, हैं या बोटॉक्स बॉडी को वगैरह। लेके, नहीं बॉडी को लेके स्पेशली कि भी हुँ, आपने वो किया होगा या कुछ। मेरे पहले 75 किलो वेट था और उसके बाद जब पैसा आया तो मैंने कहा ना कि मोर पावर बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुँ, पता नहीं बैटमैन का डायलॉग है या स्पाइडरमैन का। तो पैसा आया तो सोचता था कि जब पैसा आएगा फ्रिज में बियर रखी रहेगी, ऐसी जैसे आप आए हो, अरे निकालो चिल बियर पीते हैं, गोवा में बैठे हैं, हुँ, गोवा वाले बीच पे। और पर फिर जब पैसा आया तो लगा कि यार मैं अपनी बॉडी में केमिकल क्यों डालूं। हुँ, फिर जब इंडिया से बाहर गया, बाहर के खाने खाए, सिंगापुर वगैरह के खाने खाए, साउथ एशियन कंट्री के, तो मालूम पड़ा कि यार ये लोग हमसे ज़्यादा यंग क्यों दिखते हैं, ये हमसे ज़्यादा फिट क्यों है, इनकी स्किन हमसे बेहतर क्यों है। हुँ। तो हमारे खाने में, इंडियन खाने में आपको सब क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशंस कहाँ है? न्यूट्रिशंस नहीं है, कोई मुझे बता दे कार्बोहाइड्रेट कि भाई ज़्यादा है। पूड़ी से क्या फ़ायदा मिलता है, हुँ, भटूरे से क्या फ़ायदा मिलता है, कचौड़ी से क्या फ़ायदा मिलता है, मैदा वो भी डीप फ्राई। हुँ, तो समझ आया, तो केमिकल डालना बंद किया। स्मोकिंग वगैरह मैं करता नहीं, 10 साल करके छोड़ दी थी बहुत पहले ही। और अच्छा खाना खाना शुरू किया, वर्कआउट करता हूँ। जिस दिन जिम नहीं जाता हूँ तो 5 किलोमीटर का राउंड लगाता हूँ, इंडिया से बाहर होता हूँ तो और ज़्यादा मैं स्विमिंग हुँ, और वर्कआउट करता हूँ। तो उसका असर आपकी बॉडी पर दिखता है, और बॉडी पर दिखता है आपकी सोच का असर। मैं सोच से आज भी 15-20 साल का लड़का हूँ, मतलब हुँ, इतना एनर्जेटिक रहता हूँ मैं। मतलब मेरे से रुका नहीं जाता, मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, मैं बहुत अपना अंदर से अपने आप को यंग फील करता हूँ। तो जैसा आप सोचते हो वैसा आप दिखते हो। फिर खान पान और वो सब है। बाकी मैं देखता हूँ कई यूट्यूबर्स को, उनके जो फूड ब्लॉगर हैं, शुरू में बहुत फिट थे, अब तो बहुत अनफिट हो गए हैं। शराब पी पी के आंखों में फुलावट आ जाती है, आप एक दिन शराब पी लो, आपकी 24 घंटे में आंखों में सूजन रहती है। हुँ, तो वो चीज़ें हैं। और मैं बहुत नेचुरल रहता हूँ,
मेरा मन करेगा मैं शेव करता हूँ, मेरा मन करेगा मैं, मतलब मैंने बालों में कभी कलर नहीं किया, बालों में मैं कलर नहीं करता, अब बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे हैं तो वो होंगे ही। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता कि मैं कोई इंजेक्शन लगाऊं या मैं कोई सप्लीमेंट्स लूं या कोई वो करूं, वो सब नहीं। वही जैसा सोचते हो वैसा आप हो जाते हो। आप धर्म के बारे में या लोगों को जिस पे मतलब बिलीव्स है उसको चैलेंज करते हो, तो कभी ऐसा कोई थ्रेड आपको मिला डायरेक्टली? आपको कहते हो ना कई बार कि मैं इंडिया में रह के इतना खुल के बोल नहीं सकता, हाँ, और नहीं बोलता जो मैं। मेरे अनकॉन्शियस माइंड में कई चीज़ें हैं, वो आप कह रहे हो कि मैं कभी इसको बताऊंगा कभी जब मैं सेफ फील करूंगा। हाँ, 80% कंटेंट। अरे वो मालूम क्या है, इंडिया में कहानी क्या है कि आपने बोला बिलीफ, आस्था। हम्म, अब आस्था तो कुछ भी हो सकती है ना। हम्म, अब एक बच्चे की आस्था होती है कि उसकी गुड़िया जो है वो जिंदा है, हम्म, गुड्डे गुड़िया की वो शादी कराते हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, उनकी आस्था है ना। बिल्कुल। एक बच्चे की आस्था होती है कि वो सेंटा क्लॉस आएगा हम्म, और वो उसको गिफ्ट दे करके उसके तकिए के नीचे रख के जाएगा, आस्था है ना। हम्म, फिर हम उस आस्था को पालते हैं जिंदगी भर, नहीं ना। फिर हम्म, उसके बड़े होने पर हम उसको करेक्ट करते हैं, बेटा ये बेवकूफ़ी है, कहाँ हम्म, बच्चों वाली हरकत कर हम्म, रहा है, बोलते हैं ना। हम्म, पर यही चीज़ धार्मिक आस्थाओं के नाम पर बूढ़े हो गए, लौठे हो जाते हैं, और हम्म, फिर भी हम इसको पाल के बैठे होते हैं। हम ये मान के चले कि यहाँ पर ये फूल चढ़ाने से यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर ये रंग का टीका लगाने से हो जाएगा, ये रंग के कपड़े पहनने से हो जाएगा, इतनी अगरबत्ती लगाने से, इतने चक्कर काटने से हो जाएगा। ये हम्म, क्या है हम्म, इसमें और उसमें? क्या एक एक आदमी बोलता है कि समोसा लाल चटनी के साथ खाया था तो हरी के साथ खा लेना, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, है ना। और एक आदमी कहता है कि व्रत रख लेना हम्म, और ये पढ़ लेना, हम्म, या वहां जाके चादर चढ़ा आना। हम्म, इन दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं किसी आस्था वास्था को चैलेंज नहीं करता हूँ, मैं तो सीधा बोलता हूँ ये मानसिक बीमार लोग हैं, हम्म, बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी है। अगर ये एक पल के लिए ना मुझे गाली देने से पहले या मेरे जैसों को एक पल के लिए रुके और सोचे ठंडे दिमाग से, हम्म, रैशनल होकर के, हम्म, इनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आज तक हमने जो अचीव किया और जिसके प्रति हमारी आस्था है, कोई हम्म, गुरु, कोई भगवान, कोई धर्म, कोई मूर्ति, कुछ भी, किसी भी धर्म के, आपस में संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं हम्म, निकलेगा। मैं बहुत धार्मिक था, 10 साल मैं बहुत कट्टर धार्मिक रहा हूँ, और मैं तो बाई कास्ट भी ब्राह्मण, तो मुझे तो वैसे ही धार्मिकता का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ था, पेशे से भी ज्योतिष, सारे सर्टिफिकेट डिग्री है मेरे पास। कहानी क्या हुई, अच्छा जब मैं धार्मिक बना, 10 साल रहा हूँ मैं धार्मिक, हम्म, 2009 से 2019 तक। इस बीच में जैसे मैंने जितनी पूजा पाठ करी, जितनी चालीसाएं पढ़ी, जितने धार्मिक स्थान, मेरा हर नया साल धार्मिक स्थान पर बनता था। हम्म, और एक ही नहीं, मान लो एक बार पंजाब में था तो मैं गोल्डन टेम्पल चले गया, स्वर्ण हम्म, मंदिर, और मैं तरक्की भी कर रहा था। देखो हम्म, कमाल की बात, जा भी रहा हूँ और हम्म, तरक्की भी हो रही है। हम्म, तो विश्वास बढ़ना चाहिए। पर क्योंकि अंदर क्रिटिकल थिंकिंग थी, रैशनल दिमाग था, तो उसने रुक के सोचा कि यार ये इसका आपस में कनेक्शन बन रहा है क्या। तो लगा कि नहीं बन रहा है, ये अलग है वो अलग है, वो उसके नतीजे इसलिए आए, मैंने फैसले लिए हम्म, सही से। और ऐसा भी नहीं कि इसको मानने से सारे फैसले सही हुए, गलत भी तो हुए। हम्म, तो गलत क्यों हुए? तेल तो मैंने इस शनिवार भी चढ़ाया था, तेल तो मैंने पिछले शनिवार भी चढ़ाया था। तो इस बार नुकसान हो गया, अगली बार, पिछली बार फायदा हुआ, ये क्या मतलब हो गया? हम्म, क्योंकि कोई संबंध नहीं है। मैं नहीं बोलता कि छोड़ो मत छोड़ो, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं जो सोचता हूँ, मैंने अपनी, जब और जब एक धार्मिक आदमी को, धार्मिक भी क्या है, ये सब सांप्रदायिक है। हम्म, जब एक संप्रदाय को फॉलो करने वाले एक सांप्रदायिक आदमी को अपनी संप्रदाय की तारीफ करने का और फैलाने का और बढ़ाने का हक है, तो मैं अगर रैशनल हूँ या क्रिटिकल थिंकिंग रखता हूँ तो मेरे पास भी तो ये राइट होना चाहिए ना। तो मैं उस राइट के तहत ये बात करता हूँ। हम्म, आप अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करता रहूँ। मैंने तो आज तक अपने बच्चों को नहीं बोला कि मानो या मत मानो, आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। मैं उनको झूठी कहानियां नहीं सुना सकता हम्म, कि ये यहाँ से कूद के वो 7 पहाड़ पार करके वहां पहुंच गया था और आकाश से भविष्यवाणी हुई थी और यहाँ चमत्कार हुआ। मैं ये कहानियां नहीं सुना सकता, हम्म, ना मैंने सुनाई है। तो मैं चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं कर रहा, मैं तो फैक्ट रख रहा हूँ। और ये डरपोक कायर लोग हैं, ये सब जानते हैं सच यही है। पर इतने कमजोर हैं कि इनको ना सहारे की जरूरत है, कि जरा सा कुछ हो जाए तुरंत ऊपर देख करके किसी भी भगवान का नाम ले लो। हम्म, मैंने एक वीडियो देखा, सुनामी आ रही है, हम्म, मरने वाले हैं, वो हम्म, रिकॉर्डिंग वीडियो, वो भगवान का नाम ले रहे हैं, अपने 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 धार्मिक भगवान का नाम ले रहे हैं वो, हम्म, कि मतलब अरे भाई मरने वाले हो, वो कुछ नहीं कर रहा, 2 मिनट में सुपड़ा साफ हो जाएगा, हम्म। और आप अब भी ये बेकार चीज है। मैं ये सब नहीं मानता। नहीं, बाकी तो जो इसको मानना लेकर मानो। के कभी
कोई थ्रेट हाँ, जो आया? थ्रेट की वैसे कोई फिजिकली नहीं हुआ, हुँ, मतलब आमने सामने, पर यूट्यूब के थ्रू बहुत हुआ है, अच्छा। बहुत हुआ है। मतलब पहले होता था, अब आजकल पता नहीं, मैं भी शायद इस बारे में कम बात करता हूँ। तो पर पहले तो बहुत होता था कि कोई बोलता था हम आरएसएस वाले को मेल कर रहे हैं। कोई एक ने तो 500 रुपए का सुपर चैट कर दिया था कि भी औकात में रह, तेरे को 500 रुपए दान दे रहा हूँ, तमीज से बात किया कर। और मतलब ऐसे पहले बहुत होता था। हुँ, मैंने हुँ, बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी संभाल के रखे, मैं कहा कल को कोई हद ना पार कर दे। हुँ, पर अब मुझे मालूम है कि ये निकम्मे निठल्ले टाइप के लोग हैं, इनके बस की कुछ नहीं। घर में राशन के डब्बे खाली पड़े हैं, सोशल मीडिया पे पैसा लगता नहीं, किसी को कुछ भी बोल दो। हुँ, आज की डेट में तो सिंपल सा है, भगवान का नाम लेकर के किसी को कुछ भी बोलते चले जाओ, कोई फर्क नहीं है। डीपी में लगा दो अपने अपने वो भगवान की फोटो, और फिर किसी को कुछ भी बोल दो। हुँ, और अगर भीड़ आपकी तरफ है तो फिर तो आपका डीपी भी जायज हो जाएगी, सब कुछ जायज हो जाएगा। कुछ नहीं है, इसीलिए तो देश तरक्की करने के बजाय नीचे जा रहा है। हमारा देश उल्टा चल रहा है पिछले कई सालों से। हाँ, बिल्कुल। 5,000 साल से यूरोप में डार्क एज आया था, 1,000 साल का। हुँ, हमारे यहाँ 5,000 साल से चल रहा है। और अब तो और बढ़ गया है, अब तो और बढ़ गया है। हुँ, आप डार्विन की थ्योरी हटा दी आपने स्कूल में पढ़ाने के लिए, त्योहारों का बोलबाला हो गया। हर बच्चे को ये लगता है कि किस्मत में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, ऊपर वाले की मर्जी, ये सब ड्रामेबाजी है। आप इतना ट्रैवल करते हो ग्लोबली, आपने कई बार कहा कि इंडियंस जो हैं, बोले सिविक सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, आजकल हम्म। सोशल मीडिया पे बाढ़ हुई आई हुई है ऐसे वीडियोस की कि गंदगी फैलाना, होटलों में चोरी करना, है ना? ये सब जो इंसिडेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से इंडियन की इमेज बहुत ख़राब हो रही है। हम देख भी रहे हैं कि सालों साल इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग गिरती जा रही है। वैसे तो सरकार कह रही है कि पूरे विश्व में देश का डंका बज रहा है, सरकार बट नहीं कह रही हकीकत है, क्या है? सरकार के बिहाफ पे मीडिया कह रही है। हाँ, मतलब सरकार उनसे कहलवा रही है, हाँ। और लोग तो उनको ही देख के राय बनाते हैं। और आप कहते हो कि आपको लोग कहते हैं कि आप तो इंडियन लगते ही नहीं, लगते ही हो ही नहीं नहीं, हो, मतलब हरकतें वैसी नहीं है। हरकतें नहीं है। तो ऐसा आपको जब छोटी चीज़ें ये सारी चीज़ें समझ में आती है, तो लोग ऐसा क्या एजुकेशन सिस्टम में खामी है कि लोग है ना बाहर जाके ऐसी हरकतें करते हैं? एजुकेशन सिस्टम को हम खाली दोष नहीं दे सकते, मेरे क्योंकि को सिविक लगता है। सेंस पढ़ाया नहीं जाता, हमारे सब्जेक्ट्स नहीं होते। सिविक सेंस के नहीं नहीं, अगर आप सिविक सेंस स्कूल में पढ़ा भी तो कुछ नहीं होने वाला ना, हुँ, कुछ नहीं होने वाला। आप स्कूल में क्या पढ़ाते हो कि नेचर को साफ रखना चाहिए, नदियों को साफ रखना चाहिए, पढ़ाते हो ना, ये तो हर हुँ, बच्चे को मालूम है। हुँ, ये तो जनरल नॉलेज की बात है, कॉमन सेंस की बात है। हुँ, फिर इसी नदी की पूजा करते हैं, और इसी नदी के आसपास रहने वाले इसी नदी में कूड़ा फेंकते हैं, हुँ, इसी नदी की पूजा भी करते हैं, इसी नदी से रोटी भी खाते हैं, हुँ, और इसी नदी पे कूड़ा भी फेंकते हैं। हुँ, और अगर कोई बोलेगा तो उससे लड़ेंगे भी। हुँ, तो इसको हम स्कूल के माध्यम पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि स्कूल में बच्चा 4 5 6 घंटे ही तो बिताता है। हुँ, उसके बाद वो देखता है कि उसकी माँ ने मटर छीले, हुँ, पन्नी में डाले, गांठ मारी, और ऐसे कूड़ेदान में फेंक दिया। हुँ, गाय आ रही है, हुँ, वो मटर के छिलके खाने के चक्कर में पन्नी भी खा रही है, हुँ, उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बच्चे को भी वही आदत पड़ी। यहाँ पर भी वही हो रहा है, हर जगह वही हो रहा है। तो ये जो वहां लोग जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी अनपढ़ गवार लोग हैं, वेल एजुकेटेड है। हुँ, मैं मेरा सिंपल सा इंडियंस, इंडिया से बाहर मुझे इंडियंस मिलते हैं ना, मैं उनसे बात ही नहीं करता, अवॉइड करता हूँ, बहुत दूरी बना के रखता हूँ। क्योंकि उनसे मिलने के बाद मैं कई घंटों तक फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, क्योंकि उनकी हरकतें, उनकी इंडिया से बाहर जा करके वो इंडियन हरकतें करते हैं, हुँ, इंडियन खाना खाते हैं। अब तो मोटी बात सुनो, थाईलैंड के अंदर इंडियंस जाते हैं, हुँ, भर भर के जाते हैं, वीजा फ्री कंट्री है, रुकेंगे इंडियन होटल में, हुँ, खाना खाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट में, हुँ, शॉपिंग करेंगे इंडियन बाजार में, हुँ, गाने सुनेंगे इंडियन, हुँ, वहाँ जो वो गाने वगैरह चलते हैं, क्लब में, नाइट क्लब जाएंगे, वॉकिंग स्ट्रीट में, इंडियन क्लब में। हुँ, पर रात को सोने के लिए लड़की थाई चाहिए, हुँ, है ना। ये इनके ना, मतलब इनको ऐसा नहीं कि अनपढ़ गवार है, बार्गेनिंग करना, जल्दी किसी पर, मतलब हर एक को शक की नज़र से देखना, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना, ये इनके डीएनए में आ चुका है, ये बदला नहीं जा सकता। मैं मतलब मैं मेरे होटल में एक बार मैंने देखा, रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं लाइव हो रहा था, हुँ, कोई आदमी बोल रहा था, वो काफ़ी आवाज़ आ रही थी लाइव के दौरान। बाहर जाके देखा तो एक आदमी नंगे पैर लुंगी में लॉबी में टहलते हुए फ़ोन पे बात कर रहा है, हुँ, वो इंडियन था। बाहर के देशों को मैं देखता हूँ कि वो, बाहर के देश के जो लोग हैं, वो सिविक सेंस और मैनर्स है उनमें, हुँ, कि आसपास के लोगों को तकलीफ ना हो हमसे।
ये मोबाइल में स्पीकर ऑन करके या वीडियो कॉल पे बात करते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, बैंकॉक एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था, तो मेरे साथ में एक इंडियन बैठा हुआ था क्योंकि फ्लाइट दिल्ली की थी। वो वहाँ पर मोबाइल में वीडियो देख रहा है, कुछ भी, और वो वीडियो लीड नहीं, कुछ नहीं लगा रखा, वो आवाज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मेरे को, मुझे नहीं सुनना वो कॉमेडी, वो रील मुझे नहीं सुननी, पर मुझे सुननी पड़ रही है। अब ये जवाब थोड़ी हो सकता है कि वहाँ से उठ के चले जाओ। बात ये कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको पास क्यों नहीं है समझ। सही बात है। तो वो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो धर्म है। क्योंकि ये जो हुड़दंगपना है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये जो हो हुल्लड़पना है ना, हाँ जी, मिलने आया था आपसे। अच्छा अच्छा, आओ बैठो, हम लोग भी ऐसे ही बैठ करके ऐसी बात कर वीडियो रहे हैं। बहुत चीज देखा था आपका। आओ। मैं मुंबई से आया हूँ, अच्छा अच्छा, तो मैंने देखा था आपको थाईलैंड में थे, जब वीडियो में देख रहा था, थाईलैंड में थे आप। बैठो। आपका नाम? राजीव राजीव। महतो। बहुत मिलने का इच्छा था, मैं बैठो कभी बैठो। मुंबई आऊंगा ये तो रोहित जी आपसे हैं, मिलूंगा। ये भी हाँ, यूट्यूब के इनको थ्रू ही अभी मिले थे, देखा, इनको भी शायद मैं ये वीडियो में थे, एक दो थे एक वीडियो वीडियो में। में। हाँ, और मैं ना सोचा मुंबई से मतलब कभी भी आऊंगा ना आपको मिलूंगा। आपका एड्रेस मुझे पता नहीं था, आपका, आपसे कभी बात भी नहीं हुआ, चैनल सब्सक्राइब किया हूँ, बात कभी नहीं हुआ। बट मैं कैसा आया पता है, ये जो आपका ब्रिज है ना, आप कभी वीडियो बनाते हो तो यहाँ से बनाते हो, और ये ब्रिज यहाँ दिखता है। है। तो मैं बागा से अरम्बोल जा रहा था, अच्छा, तो अरम्बोल जा रहा था, तो ये ब्रिज मुझे मिला, तो मैं यहाँ देखा, तो मैं राकेश जी का ही घर यहाँ है। तो कल मैं आया यहाँ, मतलब आज जाता हूँ, आज आया हूँ, फिर ऐसा ब्रिज के नीचे से आया, ऐसा ढूंढते ढूंढते मतलब ये रोड मिल जाए ना, तो मतलब आपका घर ये मिलेगा। आपने एक काम सही किया। हाँ आपने एक काम सही किया कि मुझसे नहीं पूछा, हाँ क्योंकि मैं एड्रेस नहीं बताता। हाँ। तो अब मुझे पता नहीं, फिर मैं आगे जाके ऐसा घुमा घुमा, मतलब ये रोड मुझे मिले, तो ये रोड मिला मिला नहीं मुझे। फिर वापस मैं अभी रिटर्न जा रहा था, अच्छा, फिर वापस एक जन ने बताया ऐसा नीचे से भी एक रोड है, हाँ। तो मैं बोला मुझे तो वही रोड चाहिए। तो बोला चलो जाता हूँ, इधर आया तो देखा। मुझे लगा कि एक ना सब्सक्राइबर है, वो मुझे 2-3 दिन से मैसेज कर रहे हैं कि मैं गोवा में ही हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ, और मैं आपसे मिलने का वेट कर रहा था कि भी थाईलैंड से जब आप आओ। मैं ना किसी को टाइम नहीं दे पाता। मतलब अगर आप मुझसे बोलो ना राकेश जी यार आपसे मिलना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कोई तोप हूँ क्या। मतलब मैं किसी को बोलूंगा अच्छा आप आ जाओ मुझसे मिलने, मतलब मुझे शर्म आती है कि मतलब मैं ना, आप मुझसे रैंडमली आ जाओ, मैं दिल खोल के मिलूंगा। आप मुझसे बोलो राकेश जी आपसे मिलना है, किस दिन आऊं, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा रैंडमली। जैसे भाई आप आ गए, बहुत बढ़िया। मुझे कुछ नहीं, मैं आ भी रहा था ना, तो मुझे मतलब ये नहीं था कि मैं मिल पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं थाईलैंड का वीडियो आपका चल रहा था, जो कैफे डाला आपने वहाँ पे, हाँ, तो वो वीडियो चल रहा था, मुझे पता भी नहीं कि मैं मिल पाऊंगा। मैं तो अच्छा आपको नहीं पता था कि मैं यहाँ हूँ? कुछ नहीं अच्छा पता, आपने मैं 2 आजकल के महीने वीडियो नहीं पहले देखे हुए? टिकट बनाया था अच्छा, यहाँ आने का, उस समय मेरा प्लान था आपसे मिलने का। पर बाद में मैं वीडियो आपका देखते गया तो मुझे पता चला आप थाईलैंड में हैं। तो मैं इस डेट में आ रहा था अभी, तो मुझे लगा आप मिलेंगे नहीं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले का भी मैं देख रहा था वीडियो, हाँ तो थाईलैंड का ही थाईलैंड का था। ही वीडियो था। तो अब ये ब्रिज से जो आया ना, तो बोला चलो मिले नहीं मिले, मैं बोला कम से उनका घर के पास में पहुंच जाऊं। तो अब आते आते पहुंचा, ये क्योंकि ये रास्ते से आप कभी वीडियो बनाते ना, ऐसे हाँ रास्ते से जाते बिल्कुल। सामने जाते, तो मुझे दिख गया, और गाड़ी जो पार्क करते हैं आप वहाँ पे, वो गाड़ी भी मुझे दिल्ली का दिख गया। मैं बोला ये राकेश जी का घर कंफर्म है। इसे बंद ही कर देते हैं।